Okay, chalo. We are starting with new chapter. What is the name of the chapter? Material cost. See, if you look at your index में what is the name of the chapter that I have given? Material cost and batch costing. These two are two separate chapters. ये एक ही chapter नहीं है. If you observe the index very carefully, batch costing we are going to do in two parts. That is part 1 and part 2. ये बाइफर्केशन हम लोग ने हमारे लिए किया हुआ है, बाकी इंस्टीट्यूट ने ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं किया हुआ है. इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग करके एक सेपरेट चैप्टर है. अवर इंडेक्स में नॉट रिजेंबल इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, क्योंकि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में कॉस्ट शीट इज चैप्टर नंबर 6. वो लोग के लिए फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेकंड चैप्टर इज मटेरियल कॉस्ट, थर्ड चैप्टर इज एम्प्लॉय कॉस्ट, जो मेरा लास्ट चैप्टर है, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट चैप्टर है, या रादर 7th चैप्टर है. फर्स्ट आई थॉट कि मैं वो लास्ट करवाऊंगा, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर जो ऊपर वाले चैप्टर से उसका बहुत सारा लॉजिक्स या कॉन्सेप्ट्स यूज होता है. थर्ड चैप्टर एम्प्लॉय कॉस्ट है. फोर्थ चैप्टर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इज ओवरहेड्स, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड. फिफ्थ चैप्टर इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड सिक्स्थ चैप्टर इज कॉस्ट शीट. अभी वो चैप्टर वो लोग ने सिक्स्थ क्यों रखा है, वो जब हमारा ओवरहेड्स खत्म हो जाएगा ना, तब मैं तुमको बताऊंगा कि वो लोग ने कॉस्ट शीट सिक्स्थ क्यों रखा है. बट डायरेक्टली अगर हम लोग मटेरियल कॉस्ट चैप्टर से, अभी इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रादर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का है, फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो लोग ने क्या क्या दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट दिया है, फिर वो लोग ने बहुत सारा कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट, एंड 100% थियरी चैप्टर है. तो इंस्टीट्यूट के एग्जाम में थियरी वो चैप्टर से आता है. आई एम नॉट सेइंग कि खाली वो चैप्टर से आता है, बट वो चैप्टर इज ओनली थियरी बेस्ड. तो वहां से एक 4 मार्क का थियरी क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट वो चैप्टर में से. एंड उसका ऑलमोस्ट 60 to 70% थियरी हम लोग लेक्चर में, लाइक फॉर एग्जांपल इन प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट यूनिट. तो वो कॉस्ट यूनिट का जो थियरी है ना, वो लोग ने चैप्टर नंबर 1 में दिया है. बट लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर यू मस्ट हैव डन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो ऐसा मैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता हूँ. मतलब वो पूरा पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स एक्सेट्रा आते हैं वो अभी हमको नहीं समझेगा. एक्चुअली वो चैप्टर लास्ट में करवाना चाहिए, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट. हाँ, जितना इंट्रोडक्शन हमको मिलना चाहिए था, जितना होना चाहिए था, वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वी डिड एक्सेट्रा. अभी फॉर एग्जांपल वो चैप्टर में वो लोग ने एक्सप्लेन किया व्हाट आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. अभी एक एक चीज पे भी आधा आधा घंटा बोलेगा तो वो चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा. इनफैक्ट हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर करेंगे तो ऑटोमेटिकली तुमको पता चल जाएगा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. सो थ्रू आउट द चैप्टर और सब्जेक्ट, सो फर्स्ट चैप्टर तुमको दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. वंस यू आर आउट ऑफ फाउंडेशन यू विल गेट योर रिजल्ट्स एक्सेट्रा. आई विल एक्सप्लेन कि वो चैप्टर तुमको स्टडी मटेरियल में से एक बार गो थ्रू या रीड करना पड़ेगा. देन सेकंड चैप्टर इज मटेरियल. अभी फॉर एग्जांपल इफ आई हैड स्टार्टेड विद मटेरियल, ऑलरेडी कॉस्ट शीट तुमको हैवी लगता रहेगा, मटेरियल तो उससे भी ज्यादा भारी लगेगा. इट इज लाइक यू नो जस्ट मूविंग अ रॉक. तो मतलब लिटरली लाइक कॉस्ट शीट का जो चैप्टर था वो लिटल बिट वी कैन से वाज फॉर्मेट बेस्ड. मतलब एक बार लिटरली फॉर्मेट तुमने याद कर लिया तो क्वेश्चन आया तो तुम लोग कुछ तो फॉर्मेट एक्सेट्रा बना पाओगे. बट मटेरियल कॉस्ट इज नॉट फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर. मतलब इसके अंदर कोई सा फॉर्मेट नहीं बनाना है. तो इसके अंदर नाम में ही है मटेरियल कॉस्ट. मतलब ये चैप्टर में तुम किसके बारे में बात करने वाले हो, एक ही कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हो, दैट इज मटेरियल. वैसे ही एक अनदर कॉस्ट है. इनफैक्ट वी हैव डिस्कस 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज एम्प्लॉय कॉस्ट. तो एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर पूरा चैप्टर है, दैट इज इन आवर टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 7. एंड देन द बिगेस्ट दैट इज ओवरहेड्स, क्योंकि ओवरहेड्स इज द यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट यू नो हैवी चैप्टर और सबसे लेंदी चैप्टर. हम लोग को सबसे ज्यादा टाइम ओवरहेड्स चैप्टर में लगेगा. दैट इज ऑलमोस्ट वी विल टेक 21 to 24 आवर्स इन ओवरहेड्स चैप्टर ओनली. मतलब ऐसा ओवरहेड्स चैप्टर एक बार चलेगा तो ऐसा लगेगा खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा चैप्टर है वो.
In fact, overheads is the second lengthiest. First lengthiest will be marginal costing. क्योंकि marginal costing, in fact, marginal costing will become easier or simpler once you complete overheads. तो ठीक है, all chapters are in a way connected. ऐसा हम कोई चैप्टर आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते. बट मटेरियल कॉस्ट एक ऐसा चैप्टर है जो एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है. मतलब ये चैप्टर का जो तुम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना, वो हार्डली दूसरे कोई चैप्टर में यूज होगा, एक्सेप्ट बैच कॉस्टिंग. एक बैच कॉस्टिंग में एक छोटा सा एरिया है, दैट इज पार्ट 1. मैंने बैच कॉस्टिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. तो पार्ट 1 में हम थोड़ा बहुत मटेरियल कॉस्ट में जो पढ़ते हैं वो हम लोग यूज करते हैं. और मटेरियल कॉस्ट में आज ही हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. टुडेज लेक्चर ओनली वी विल स्टडी वन कॉन्सेप्ट. वो कॉन्सेप्ट को सिखाने के 2 घंटा लगेगा. उसके बाद क्वेश्चंस विल बी वेरी सिंपल. मतलब 2 घंटे का लिटरली थियरी चलेगा. थियरी मतलब हम लोग बीच में कुछ कैलकुलेशंस करेंगे. 2 घंटा नॉन स्टॉप. आई विल नॉट स्पीक थियरी. ऑब्वियसली इट विल बी सम कैलकुलेशंस एक्सेट्रा दैट वी विल डू, बट वी विल फाइंड आउट वन थिंग टुडे. वो चीज तुमको एफएम में भी एक छोटे से एरिया में काम आएगा जो हम कॉन्सेप्ट आज पढ़ने वाले. एनीवेज, फॉर द टाइम बिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? मटेरियल कॉस्ट. राइट नाउ यू डोंट थिंक अबाउट बैच कॉस्टिंग. वो बैच कॉस्टिंग we will do it at appropriate time, but batch costing का सिर्फ part 1 हम लोग complete करेंगे. Part 2 of course it will be done in future. Okay, very simple. What is the name of the cost that we are studying? Material. Okay. First of all, can you tell me how many types of material we have discussed? कितने टाइप के मटेरियल होते हैं? 2 टाइप के मटेरियल होते हैं. विच आर द 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल. ओके, व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स. व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल? इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनिश गुड्स. ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल. हम लोग हमेशा शर्ट का एग्जांपल लेंगे. शर्ट में व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल? क्लॉथ. तो क्लॉथ इज डायरेक्ट मटेरियल. Likewise, फर्नीचर के लिए what is direct material? Wood. नोटबुक के लिए what is direct material? Paper. तो direct material is that material which obviously forms part of the finished goods. So what is indirect material? Indirect material, factories में other than direct material there are other materials which are required, may not form part of the finished goods or do not form part of the finished goods. For example, oil, grease, lubricants, spare parts, ये सब nut, bolt, screw, ये सब. तो ये सब फैक्ट्री में होते हैं, but they do not form part of the finished goods. That is why उसको हम किस में क्लासिफाई करते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल में. सो हम लोग जो लार्जली डिस्कस करने वाले हैं फॉर इनिशियली 2 or 3 लेक्चर्स मैक्सिमम, ये चैप्टर में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये कौन से मटेरियल के बारे में कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट मटेरियल. मैक्सिमम टाइम मतलब नॉर्मली हम लोग कौन से मटेरियल पे फोकस कर रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल. उसका आंसर इज वेरी सिंपल. व्हाई? डायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट है इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. सी, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देयर विल बी डायरेक्ट मटेरियल. तुम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल ले लो, चाहे आप पेन मैन्युफैक्चरिंग से चालू करो एंड यू कैन गो अप टू कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डायरेक्ट मटेरियल हैज टू बी देयर. एंड डायरेक्ट मटेरियल इज द फर्स्ट कॉस्ट एंड द लार्जेस्ट कॉस्ट. फर्स्ट कॉस्ट मतलब क्या? इवन इन कॉस्ट शीट विच इज द फर्स्ट कॉस्ट जो हम लोग लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल. एंड सबसे ज्यादा मटेरियल का कॉस्ट होता है. मतलब से फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 रुपए का कॉस्ट है तो ऐसा देखा गया है कि इंडिया में कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑन एन एवरेज इज 60 to 65% ऑफ द कॉस्ट. मतलब 1000 रुपए का चीज में 600 रुपए खाली मटेरियल का कॉस्ट होता है. ऑफ कोर्स इफ द कॉस्ट पर इट इज 1000. तो कॉस्ट, विच कॉस्ट इज सबसे ज्यादा इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट? मटेरियल कॉस्ट. सेकंड हाईएस्ट इज ओवरहेड्स. तो पहला हाईएस्ट कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, if there is a manufacturing company, they will have 3 types of inventories. Which are the 3 types of inventories? Raw material,
वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो ऐसा देखा गया है कि जो इन्वेंट्री रहता है उसमें रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल का इन्वेंट्री इज अ कंसिडरेबल अमाउंट, and because of these two reasons it becomes very important for management of any company to maintain what? To maintain what? Control. किस पे कंट्रोल लिखाना है तुमको? डायरेक्ट मटेरियल पे। यू वांट टू मेंटेन कंट्रोल ओवर व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल। सी यू मे हैव नॉट स्टडीड हर एक कॉस्ट या उसका एक्सपेंस के डिटेल में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? बिकॉज अल्टीमेटली मुझे वो कॉस्ट को क्या करना है? कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना मतलब क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ आई वांट टू कंट्रोल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? ऐसा क्या है डायरेक्ट मटेरियल में, या रादर हम कंट्रोल मतलब क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंट्रोल व्हेन आई से आई वांट टू कंट्रोल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? सो नंबर वन, control means what? Any company would like to minimize what? Wastage of direct material. Because already having said that direct material is very costly. आप कोई भी मटेरियल खरीदते हो जिससे आप प्रोडक्ट बना रहे हो, वो मटेरियल कॉस्टली होता है। एनी वेस्टेज इफ देयर इज एनी, तो वो कंपनी के लिए बहुत ही कॉस्टली प्रूव हो सकता है। तो यू कैन नॉट जस्ट वेस्ट डायरेक्ट मटेरियल, तो वी हैव टू मिनिमाइज वेस्टेज। मतलब इफ वी आर एबल टू मिनिमाइज वेस्टेज मतलब वी आर एबल टू कंट्रोल मटेरियल कॉस्ट। मुझे मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर वन, वेस्टेज को मिनिमाइज करना पड़ेगा। नंबर टू, see whether you understand this point, and इस पॉइंट पे तो हम लोग ये चैप्टर में बात भी करेंगे। बोलो, what is the second point? We have to minimize what? Excessive investment in इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब ऐसा नहीं है कि 6 महीने का रॉ मटेरियल खरीद के रख दिया, क्या प्रॉब्लम है? 6 महीने का रॉ मटेरियल खरीद के रख दिया तो डैमेज हो जाएगा, तो डैमेज हो जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, खाली डैमेज इज द प्रॉब्लम? आउटडेटेड हो जाएगा। यस, वेरी गुड। सेकंड, एग्जैक्टली, मैं 6 महीने के लिए मेरा पैसा ब्लॉक कर रहा हूं। ये लैंग्वेज समझता है तुमको? हाँ, तो इसके ऊपर ही हमको बात करना है ये चैप्टर में। तो यू शुड बी एबल टू व्हाट? नहीं, कंट्रोल तो समझा भी। कंट्रोल मतलब क्या क्या करना पड़ेगा? नंबर टू क्या है? मैंने उधर ही कंट्रोल में मत अटक जाओ, आगे जाओ। नंबर वन क्या है? मिनिमाइज वेस्टेज। सेकंड, सी इफ यू वांट टू डू मिनिमाइज वेस्टेज, यू हैव टू put control procedures. You have to implement what in your factory? Control procedures. और वो procedures क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर में। Second, how to minimize excessive investment in inventory of raw material, वो तो हम आज ही बात करेंगे। नंबर 3, ये आज हम बात नहीं करेंगे लेकिन मैं लिख देता हूं। बोलो, what is point number 3? To ensure what? Timely availability of raw material. I should ensure that raw material is available on time. क्यों? Why? वही पूछ रहा हूं। आप सही बोल रहे हो कि रॉ मटेरियल का सप्लाई रेगुलर होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बट मेरा क्वेश्चन इज व्हाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रोडक्शन का टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन ही नहीं होएगा, रॉ मटेरियल नहीं है तो
ओके, से फॉर एग्जाम्पल, अच्छा रॉ मटेरियल हम लोग ने आज सुबह को ऑर्डर किया तो आज शाम को आ जाएगा? नहीं, इट इज पॉसिबल दैट आई एम इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम सम अदर कंट्री, आई एम परचेजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम सम अदर स्टेट, तो रॉ मटेरियल आने के लिए तो टाइम लगेगा। ये तुम्हारा फूड डिलीवरी एप्स है ना, वो सब तो है नहीं कि आजकल 10 मिनट में देके जाते हैं तुमको बाइक पे, क्योंकि फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल ऐसा एक एक 2-2 किलो तो मांगता नहीं है। अभी आज ब्रेड खाने का तो शाम को ब्रेड लेके गए घर पे, हो गया, ऐसा ऐसा तो नहीं है। दे ऑर्डर रॉ मटेरियल इन ह्यूज क्वांटिटीज, तो अगर आप क्वांटिटी में रॉ मटेरियल बाय कर रहे हो तो सामने सप्लायर भी बोलेगा ना मेरे को टाइम दो, तो हो सकता है समटाइम डिलीवरी पीरियड कैन बी इन वीक्स। तो रॉ मटेरियल तुमने ऑर्डर कर दिया, वो बोलेगा 3 वीक लगेगा, तो इमेजिन करो तुम्हारा रॉ मटेरियल जीरो हो गया, उसके बाद तुमने ऑर्डर किया, फिर 3 दिन रॉ मटेरियल, सॉरी 3 वीक रॉ मटेरियल नहीं है, तो 3 वीक के लिए क्या, वैकेशन, बरोबर है? बोलो इज दिस गुड सिचुएशन के बैड सिचुएशन? हाँ, तो अभी इंटर में आके गुड बैड नहीं बोलने का। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज स्टॉक आउट सिचुएशन। व्हाट इज दिस सिचुएशन कॉल्ड एज? स्टॉक आउट सिचुएशन। स्टॉक आउट सिचुएशन ये अच्छा सिचुएशन है कि बैड सिचुएशन? हाँ, क्या बैड दिख रहा है इसमें तुमको? अच्छा ना, वेकेशन मिलेगा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा? सेल नहीं होगा। सेल्स क्यों नहीं होगा? तुमने कस्टमर से ऑर्डर लेके रखे हैं, कस्टमर को बोला है डिलीवरी टाइम देके रखा है, और तुम प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तुम्हारे प्रोडक्ट का शॉर्टेज होएगा, डिमांड बराबर चल है तुम्हारा प्रोडक्ट का, मतलब तुम्हारे पास फिनिश गुड्स देने के लिए है नहीं, सेल करने के लिए। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम है? सेल नहीं होगा तो क्या कम हो जाएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, इट विल यू विल लूज प्रॉफिट, नो? तो उसके वजह से क्या होगा? नुकसान तो हो ही रहा है। सेकेंडली, दिस इज एटलीस्ट तुम देख सक रहे हो। दूसरा, तुम्हारा नाम भी खराब होगा, नाम खराब होगा मतलब तुम्हारा गुडविल पे इफेक्ट करेगा, तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो जाता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज विच सिचुएशन? स्टॉक आउट सिचुएशन। ये चैप्टर को समझना है ना, तो व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल मालूम है? तुम्हारे घर का किचन। आई गिव एग्जांपल ऑफ किसी भी घर के किचन में तुम देख लो, ये सब तुम्हारे मदर बहुत अच्छे से करता है, यस और नो? Does she minimize wastage? Yes. Minimize excessive investment in inventory of raw material. पूरे साल का शाक भाजी खरीद के रख देता है क्या? नहीं। खरीद दो ना 10 फ्रिज, डाल दो सब, फ्रीज करके रख दो, मार्केट जाने का जरूरत ही नहीं है। करते क्या ऐसा? नहीं। एंड टाइमली अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कभी ऐसा हुआ है क्या तुमको भूखा सुलाया? टाइमली अवेबिलिटी, उसको पता है कि कब रॉ मटेरियल का ऑर्डर करना है। ये बेस्ट एग्जांपल है। हम लोग घर का एग्जांपल बीच में लेते रहेंगे, तो अगर इफ वी टेक दैट एग्जांपल तुमको समझ जाएगा। बेसिकली यही चीज सब लोग फैक्ट्रीज में करते हैं। ओके, तो हमको ये चैप्टर में पढ़ना है कि करना कैसे। तो ये तो समझ में आ गया कि करना क्या है। ना क्वेश्चन इज कैसे करना है, हाउ टू मिनिमाइज वेस्टेज, हाउ टू मिनिमाइज एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, हाउ टू एंश्योर टाइमली अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यही सब पॉइंट्स पे हम लोग ये चैप्टर में बात करेंगे। If a company basically is able to achieve all this, मतलब company is able to maintain what over its material cost, control over its material cost. ये कंट्रोल के बारे में हम आगे भी एक चैप्टर में बात करेंगे, that is called as standard costing, बट उसका अलग टाइप ऑफ डिस्कशन है, वहां पे भी कंट्रोल का ही बात चलता है। बट यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली ये चैप्टर में वी आर डाइविंग डीप इनटू दिस चैप्टर टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर और हाउ वी शुड मेंटेन कंट्रोल ओवर मटेरियल कॉस्ट। Okay, now listen to my question very carefully, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आंसर वैसे आना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ भलता ही आंसर मत दो। एक कंपनी को मटेरियल से रिलेटेड, ओके, नीडलेस टू से, मैं जब भी मटेरियल बोलूंगा आई एम टॉकिंग अबाउट विच मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल। मेरा पेस बरोबर है कि इससे भी स्लो जाने का भी नहीं है, सुना नहीं है ना तुमको? हाँ, ये थियरी तुम समझ जाएगा ना तो समझ लो 50% चैप्टर इज ओवर, बाकी का 50% हमने देख लिया। 2 घंटा सुना ना, 50% चैप्टर इज ओवर। एक फॉर्मूला 2 घंटे में मैं एक फॉर्मूला सिखाऊंगा, वो फॉर्मूला से हम नहीं तो 5 से 6 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बाद में वापस से हम 5 फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके ऊपर हम
7-8 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बस, चैप्टर ओवर। उसके बाद वो पीछे के सम्स में लिफो फिफो करना है, किया तभी तुमने रिसीव्स, इश्यूज, बैलेंस। हाँ ठीक है, चलो। हाँ, सो माय क्वेश्चन ये है कि what are all the decisions that a company has to take regarding materials? I was speaking, or I was saying that whenever I say materials, we are referring to which material? डायरेक्ट मटेरियल। थोड़ी देर के लिए तुम इनडायरेक्ट मटेरियल को इग्नोर करो, हम लोग डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली तुमको समझ में आ जाएगा कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए जनरली एप्लीकेबल नहीं होता है। So we are talking about which material? Direct material. So what are all the decisions that the company takes regarding direct material? थोड़ा हम इंग्लिश में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ्रॉम वेयर टू परचेज, बरोबर है? ओके, सो दैट इज अ करेक्ट आंसर। बोलो नंबर 1 क्या है? फ्रॉम वेयर टू परचेज। खाली तुम पहले ना इश्यूज बताओ, बाद में हम इसको कैसे आंसर करने का वो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी के लिए तुम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो वन ऑफ देम इज फ्रॉम वेयर टू परचेज। चलो ये मेरे लिए नंबर 4 आता है। बोलो एनी अदर डिसीजन दैट कंपनी हैज टू टेक? वॉट टू परचेज। ओके, वॉट टू परचेज तो रॉ मटेरियल, हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। लेकिन ये भी कंपनी को पता होना चाहिए वॉट टू परचेज। व्हाई दिस क्वेश्चन इज रेलेवेंट? बिकॉज कंपनी के पास बहुत सारा रॉ मटेरियल रहता है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं तो 10 15 20 रॉ मटेरियल लगता है, तो क्या परचेज करना है वो भी तो पता होना चाहिए। ओके, आई एग्री विद दिस, व्हाट टू परचेज। लेकिन इसका आंसर इज थियोरेटिकल, वो मैंने दे भी दिया है, कंपनी को पता रहता है कि वो क्या परचेज करना है। ओके देन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर। हाउ मच टू परचेज। हाँ, और एक क्वेश्चन आ रहा है यहां से, बोलो व्हाट इज दैट? व्हेन टू परचेज। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से लिख देता हूं, ऐसा एक्चुअली क्वेश्चन है नहीं लेकिन मैंने बनाया। मतलब तुझे ये करना है तो मैं बाहर जाके बैठ जाऊं थोड़ा टाइम, तो तू पहले ये कर ले। हाँ, ये ना इतना सिंपल नहीं है। हाँ, कोई बताएगा कि यहाँ पे ना डिटेल में हम लोग कौन से 2 क्वेश्चन पे बात करेंगे मालूम है? ये चैप्टर में ये 2 क्वेश्चन पे। इनफैक्ट ये सेकंड वाला क्वेश्चन आज के लेक्चर में सिर्फ सेकंड क्वेश्चन ही आंसर होगा। फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड फोर्थ को राइट ना भूल जाओ, फोर्थ तो सिंपल, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं है। तो हम लोग फिलहाल हम लोग सिर्फ सेकंड वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। उसमें भी पहले आई विल आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू परचेज। ऐसा क्या है हाउ टू परचेज? सी इन फैक्ट्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज सम प्रोसीजर। हमारे घर के जैसा नहीं है, जो फ्री है उसको नीचे भेजते लेने के लिए। फैक्ट ऐसा नहीं होता है फैक्ट्रीज या कंपनीज में। राइट नाउ तुम एक फैक्ट्री को विजुअलाइज करो, फैक्ट्री देखा है कभी? नहीं तो हम लोग फील्ड विजिट पे जाके आते हैं कोई फैक्ट्री में, जाने का? हाँ ठीक है, सब लोग 1000 रुपया पैसा लिखवा देना, हम लोग एक फैक्ट्री में विजिट, बहुत सारे फैक्ट्रीज है। अभी महाबलेश्वर में मैप्रो की फैक्ट्री में नहीं गए तो वो फैक्ट्री है। अभी ऊटी में चॉकलेट फैक्ट्री में नहीं गए, हाँ तो वो फैक्ट्री है। बहुत सारे जगह पे टी फैक्ट्री, 50-50 रुपए में टी फैक्ट्री बताते हैं, तभी तुमको लगता है ये सब टी फैक्ट्री में क्या। मेरे को तो लेके गया, मैं तो कैमरा लेके गया था, सब फोटो लेके आया हूँ क्योंकि मेरे को ये सब्जेक्ट में काम आता था। वो मेरा हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया, उसके अंदर सब फोटोज था। एनीवेज राइट नाउ हम लोग ये बात कर रहे हैं कि फैक्ट्रीज में तुम जाओगे तो ये सब क्वेश्चन का तुमको आंसर मिला। इधर नजदीक में गोदरेज का फैक्ट्री है, वो अंदर तुमको जाने नहीं देंगे, अलग बात है। बट ये इन टूरिस्ट अट्रैक्शंस फैक्ट्रीज आर वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन। ऊटी में चॉकलेट फैक्ट्री, टी फैक्ट्रीज बताते हैं एक्सेट्रा, तो यू कैन गो एंड विजिट जब भी तुम जाओगे। एनीवेज राइट नाउ फैक्ट्रीज में ना रॉ मटेरियल परचेज करने का प्रोसीजर होता है। इट्स नॉट दैट एनीबडी जो फ्री बैठा है उसको बोलेंगे जा रॉ मटेरियल खरीद के लेके आओ, ओके? ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू टेल मी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल कंज्यूम कहाँ पे होता है? प्रोडक्शन में। तो एंटायर फैक्ट्री है ना वो डिपार्टमेंट में डिवाइडेड रहता है। तो एक डिपार्टमेंट होता है, विच डिपार्टमेंट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नाम में ही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता रहता है? प्रोडक्शन। दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट? फिनिश गुड्स, फॉर विच दे रिक्वायर व्हाट?
रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो लोग किसको अप्रोच करेंगे फैक्ट्री में? विच डिपार्टमेंट? परचेज डिपार्टमेंट को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते ये लोग। एक डिपार्टमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज स्टोर्स डिपार्टमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट? स्टोर्स डिपार्टमेंट। नाम में ये स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या स्टोर करेगा? रॉ मटेरियल। दीज आर ऑल कॉल्ड एज फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। हर एक डिपार्टमेंट का एक फंक्शन होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन है? प्रोड्यूस करना। स्टोर्स डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन है? स्टोर करना। मटेरियल से रिलेटेड ना एक्चुअली स्पीकिंग खाली तीन ही बेस में इंपॉर्टेंट फंक्शन है: परचेजिंग, स्टोरिंग एंड इशूइंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। नंबर वन क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड क्या है? स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। थर्ड क्या है? इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल। ये तीन ही चीज पे पूरे चैप्टर में बात होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए तो वो लोग किसके पास जाएंगे? स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कम्युनिकेट विद द स्टोर्स डिपार्टमेंट? मतलब कम्युनिकेशन कैसा होगा? मतलब क्या ये लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डालेगा सेंड रॉ मटेरियल, स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला ऐसा डालेगा, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा? हाउ विल दे कम्युनिकेट? तो कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन राइटिंग, ओरली कुछ नहीं होता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक डॉक्यूमेंट बनाएगा और वो डॉक्यूमेंट का नाम है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ये सब वर्ड्स हम लोग आगे सब्जेक्ट में यूज करेंगे। मटेरियल रिक्विजिशन नोट। रिक्विजिशन मतलब वेरी सिंपल, इट इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट। Okay, here written request is being sent by which department to which department? Production department to stores department in writing. अच्छा, इसका भी मल्टीपल कॉपीज बनेगा। एक कॉपी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रहेगा, एक कॉपी स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा और एक कॉपी बनेगा वो किसके पास जाएगा वो बाद में बताऊंगा, बट इसका मल्टीपल कॉपीज बनेगा। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट को मटेरियल रिक्विजिशन नोट सेंड करेगा जिसमें लिखा रहेगा व्हाट रॉ मटेरियल दे वांट, हाउ मच क्वांटिटी दे वांट, वो सब डिटेल डिस्क्रिप्शन वो मटेरियल रिक्विजिशन नोट में मेंशन रहेगा। बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि देयर आर मल्टीपल रॉ मटेरियल्स इन द फैक्ट्रीज। एक दो रॉ मटेरियल का बात नहीं चल रहा है, यहाँ पे 50 रॉ मटेरियल रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, मतलब उतना तो मटेरियल रहेगा ही। तो वो सब मटेरियल, कौन सा मटेरियल कितना क्वांटिटी में चाहिए वो स्टोर्स डिपार्टमेंट को थोड़ी पता होता है। वो स्पेसिफिकेशन तो कौन देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास रिक्विजिशन आया तो वो लोग को रिक्विजिशन के हिसाब से मटेरियल क्या करना पड़ता है? इश्यू करना पड़ता है। टू विच डिपार्टमेंट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अभी स्टोर्स डिपार्टमेंट है, स्टोर्स डिपार्टमेंट कोई कुबेर का भंडार तो है नहीं कि उसके पास हमेशा मटेरियल रहेगा ही, कभी ना कभी तो मटेरियल खत्म होगा। ओके, तो अब स्टोर्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि रॉ मटेरियल परचेज करना चाहिए, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करेगा? परचेज डिपार्टमेंट। अभी स्टोर्स डिपार्टमेंट विल कम्युनिकेट टू विच डिपार्टमेंट? परचेज डिपार्टमेंट। तो ये भी कम्युनिकेशन राइटिंग में होगा कि फिर से व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा? राइटिंग में होगा। तो इसके लिए बनता है परचेज रिक्विजिशन। व्हाट इज द डॉक्यूमेंट? परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन में प्रोडक्ट परचेज डिपार्टमेंट को थोड़ी मालूम है कौन सा रॉ मटेरियल खरीदने का। हाँ, परचेज डिपार्टमेंट को ये पता है कहां से खरीदने का है, वो मेरे को मत सिखा। क्या खरीदने का है वो बता, और कब खरीदने का है वो बता। यस और नो। मतलब यहाँ पे ये सब काम तुम्हारा मदर का ही होता है घर पे मोस्टली। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी वही है, स्टोर्स डिपार्टमेंट में भी हेड वही है। हाँ, हो सकता है तुम्हारे घर पे परचेज डिपार्टमेंट अलग अलग लोग हैं, कभी तुम रहते हो, कभी तुम्हारा फादर रहेगा, या कोई तुम्हारा सिबलिंग रहेगा, या एक्सेट्रा, या कभी मे बी मेड सर्वेंट एक्सेट्रा को तुम बोलेंगे। तो परचेज डिपार्टमेंट सबका अलग अलग रहेगा। फैक्ट्री में ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर परचेज डिपार्टमेंट होता है, जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है? परचेज करना। ओके, सो परचेज डिपार्टमेंट को परचेज करना है तो उसके लिए स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या बनाएगा? परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन में लिखा रहेगा कि हमको ये मटेरियल चाहिए, इतना क्वांटिटी चाहिए, एंड हो सके तो टाइम, मतलब इतने टाइम में चाहिए। डिपेंड्स, हर कंपनी का अलग अलग रिक्विजिशन नोट रहता है। देयर इज नो सेट फॉर्मेट ऑफ रिक्विजिशन नोट। तो अगर तुमको रिक्विजिशन एक्सेट्रा कभी गूगल डाल के देखना परचेज रिक्विजिशन फॉर्म, तो दिख जाएगा। ऐसा कुछ ये नहीं है। ये सब का मल्टीपल कॉपीज बनता है
स्टोर्स डिपार्टमेंट विल कम्युनिकेट टू द परचेज डिपार्टमेंट बाय प्रिपेयरिंग अ परचेज रिक्वेशन. पहले क्या होता था, ये सब मैन्युअली होता था. मैन्युअली होता था मतलब लिटरली पहले बाउंड बुक्स एक्सेट्रा होता था. बट नाउ एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड. एंटायर फैक्ट्री एक्सेट्रा इज कनेक्टेड थ्रू अ ईआरपी सिस्टम. ईआरपी सिस्टम में कनेक्टेड रहता है. मतलब मैं यहाँ पे स्टोर्स डिपार्टमेंट हूँ, मेरे सामने सिस्टम है, वहां पे परचेज डिपार्टमेंट है, सिस्टम है. यू डोंट हैव टू सेंड प्रॉपरली साइंड एक्सेट्रा. खाली तुमको फिल करने का, डिटेल एंटर करने का, वहां पे परचेज डिपार्टमेंट में पॉपअप आ जाएगा. ये सब अभी कंप्यूटराइज्ड होता है. देयर इज अ प्रॉपर ईआरपी सिस्टम इंटरनली कनेक्टेड थ्रू द फैक्ट्री. चलो एनीवेज, परचेज डिपार्टमेंट के पास परचेज एक्विजिशन है. अभी थोड़ी देर के लिए सोचो, तुम परचेज डिपार्टमेंट हो, अभी तुम क्या करोगे? सप्लायर को सीधा बोल देंगे. मतलब पहले सप्लायर सिलेक्ट नहीं करोगे. हाँ, तो पहले सिलेक्शन ऑफ सप्लायर होता है. इसके लिए तो क्वेश्चन लिखा है ऊपर, फ्रॉम वेयर टू परचेज. अच्छा, तो परचेज डिपार्टमेंट पूरा दिन खाली परचेज करते रहता है, मतलब 365 डेज परचेज का काम चल रहा है? नहीं. तो फॉर एग्जांपल सब दो दो महीने में एक बार परचेज करते हैं, तो 2 महीने के एक बार परचेज करके बाद में 2 महीना वेकेशन लोग को. तो क्या करता है परचेज डिपार्टमेंट? बाय द वे, हर एक डिपार्टमेंट का कोई एक डेजिग्नेटेड हेड होगा. तो हेड को क्या बुलाएंगे हम लोग? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को क्या बुलाएंगे? प्रोडक्शन मैनेजर. स्टोर्स डिपार्टमेंट के हेड को क्या बुलाएंगे? स्टोर्स मैनेजर. परचेज डिपार्टमेंट के हेड को परचेज मैनेजर. तो एक परचेज मैनेजर रहेगा. वो परचेज मैनेजर का काम क्या है? उसको किस चीज का पगार दे रहे हो? खाली परचेज करने का? नहीं. तो क्या काम क्या है उसका? व्हाट आर फंक्शंस ऑफ परचेज मैनेजर? चलो ऐसा तुम लोग को बचपन में आता था, फंक्शंस ऑफ परचेज मैनेजर. खाली परचेज करना. सप्लायर को इवेल्युएट करने का, दैट इज अ बेटर लैंग्वेज. क्या करने का? सप्लायर को इवेल्युएट. कैसे करोगे इवेल्युएट सप्लायर को? नहीं, सबसे पहले तो मुझे परचेज करना है, तो डायरेक्टली सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर दूं? नहीं. तुमको भी जब भी परचेज करना होता है तो एक चीज तुम 4 वेबसाइट पे जाके ढूंढते हो ना. हाँ, तो वो लोग रिसर्च करते हैं. मतलब उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं, नॉर्मली कंपनीज में ऐसा होता है कि दे विल इनवाइट कोटेशंस फ्रॉम सप्लायर्स. कोटेशंस या टेंडर्स एक्सेट्रा. सो लोग टेंडर्स इनवाइट करेंगे, भाई हमको ये मटेरियल चाहिए, तुम्हारा कोटेशन दो क्या है. फिर कोटेशन को बैठ के क्या करना पड़ता है? इवेल्युएट करना पड़ता है. तो किसको कोटेशन, मतलब किसको देने का कोटेशन? कौन सा सप्लायर सिलेक्ट करने का? बेसिकली जो कम भाव में देता है. नो, दैट इज नॉट करेक्ट आंसर. भाव कम है लेकिन वो बोलेगा मैं 3 महीने बाद मटेरियल भेजेगा, तो सिलेक्ट करेगा क्या उसको? नहीं. तो दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर. प्राइस इज नॉट द ओनली फैक्टर. 3 चीज इंपॉर्टेंट है: प्राइस, टाइम, क्वालिटी. ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है. तुम क्वालिटी भी चेक करो, बड़ा सस्ते में दे रहा है, पता चला सब मटेरियल खराब निकल रहा है, फिनिश गुड्स खराब निकला. टाइम मतलब वो लेट डिलीवरी दे रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल कंसीडर ऑल अदर फैक्टर्स. सो ये सब फैक्टर्स कंसीडर करके अल्टीमेटली परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर के पास क्या प्लेस करेगा? ऑर्डर. 11th स्टैंडर्ड में तुमको जर्नल एंट्री होता था, प्लेस्ड ऑर्डर. उसके लिए भी ओरली नहीं होता है. दिस इज प्लेस्ड थ्रू अ डॉक्यूमेंट. दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? परचेज ऑर्डर. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परचेज ऑर्डर. तो परचेज ऑर्डर कौन प्लेस करेगा? परचेज डिपार्टमेंट. किसके पास प्लेस करेगा? सप्लायर. तो सप्लायर को परचेज ऑर्डर मिला, ये परचेज ऑर्डर के हिसाब से सप्लायर वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा. एग्जीक्यूट करेगा मतलब सप्लायर वो रॉ मटेरियल का क्या करेगा? अभी कैसे डिलीवर करेगा? ये जो मैं स्टोरी सुना रहे हैं, ये स्टोरी का मतलब बाद में समझेगा. तो ये स्टोरी में भी एक हिडन एजेंडा है. हम कोई भी चीज ऐसे टाइम पास के लिए डिस्कस नहीं कर रहे. तो सप्लायर रॉ मटेरियल को कैसे डिलीवर करेगा? अरे तुम ऑनलाइन में जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो सप्लायर ने उधर ऐसा कुछ बोला, उधर से छू होके तुम्हारे हाथ में ऐसा आ गया क्या? नहीं. तो क्या डिलीवरी प्रोसीजर है? कोई समझाएगा मेरे को? अरे क्या प्रोसेस करेगा मतलब? वो ये सपोज मटेरियल है तो किस में लोड करेगा? अरे कोई तो व्हीकल में लोड करेगा ना, ट्रक में लोड करेगा, ट्रेन में लोड करेगा. इसके लिए तो कैरेज ने, फ्रेट ने, ये सब एग्जाम्पल पैदा हुए हैं. अरे ट्रांसपोर्टेशन रहता है कि नहीं रहता है कि रॉ मटेरियल अपने आप चल के आएगा तुम्हारे पास? क्या बोल रहे हैं? रॉ मटेरियल को बोल देगा ये एड्रेस से उधर पहुंच जा, कि वो रॉ मटेरियल को डिलीवर करना पड़ता है. हाँ, तो डिलीवर किससे करेंगे हम लोग? थ्रू अ ट्रांसपोर्टर. और बहुत सारे अभी लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्मल सिचुएशन में यू हैव ऑल दिस कुरियर सर्विसेज जिससे तुमको आता है
अभी बैंक को किसी के पास कुरियर डिलीवर करेगा तो बैंक क्या खुद का आदमी भेजता है तुम्हारे घर पे? नो, तो कैसे भेजता है? अबे पोस्ट से नहीं भेजता, 6 महीने बाद आएगा पोस्ट से। यू मीन इंडियन पोस्ट? नो, दे हायर कुरियर एजेंसी। कुरियर एजेंसी ब्लू डार्ट है या ये लोग के थ्रू भेजते हैं वो लोग। और तुमको जब डिलीवर करना आता है ना, ब्लू डार्ट वाले का फोन आता है, अब उसको ओटीपी भी मांगते हैं, भाई हम ब्लू डार्ट से हैं, ओटीपी दो। तो बैंकिंग का सब है ना, वो कुरियर से आता है। तो कोई सप्लायर का खुद का थोड़ी ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, खुद का ट्रक रहेगा, वो सप्लायर थोड़ी है, वो तो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल है, उसने ट्रांसपोर्ट एजेंसी थोड़ी खोल करेगा। तो डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन्वॉल्व रहेगा उसमें, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वो सब चार्जेस पे करना पड़ेगा। हाँ, तो सप्लायर ने तुम्हारे फैक्ट्री के गेट पे रॉ मटेरियल आके, मतलब वो सॉरी नॉट सप्लायर, वो जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो तुम्हारे गेट पे आके खड़ा है, तो बोलो अभी क्या होगा? अनलोडिंग ऑफ रॉ मटेरियल होगा। कहाँ होगा अनलोडिंग? फैक्ट मतलब कहाँ पे? फैक्ट ऐसा रास्ते पे अनलोडिंग चालू हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं? स्टोर में होगा तो एरो इधर क्यों है? डायरेक्ट स्टोर पे मारना चाहिए था ना मेरे को एरो। नहीं, वेयरहाउस इज जनरली व्हाट यूज फॉर फिनिश गुड्स, नॉट फॉर रॉ मटेरियल्स। ये थोड़ा तुम लोग आगे समझोगे। इट इज कॉल्ड एज विच डिपार्टमेंट? एक अलग डिपार्टमेंट होता है। विच डिपार्टमेंट? रिसीविंग डिपार्टमेंट। ये रिसीविंग डिपार्टमेंट किधर है? फैक्ट्री के गेट पे है ना, और स्टोर्स डिपार्टमेंट में अंदर रहेगा किधर? तो फैक्ट्री के गेट पे रिसीविंग डिपार्टमेंट है। रिसीविंग डिपार्टमेंट क्या करता है? रिसीव करता है। रिसीव करता है मतलब क्या करने का? वो शादी में सब लोग चाहते हैं ना, रिसीव करते हैं, गुलाब जल फेंकते हैं, सब रिसीव करेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिसीविंग द रॉ मटेरियल्स? अनलोडिंग करेगा। अच्छा, रॉ मटेरियल जब सप्लायर में सप्लायर जब रॉ मटेरियल भेजेगा, इट विल बी सेंट इन बल्क। You will have to break the bulk, you will have to check the quality, you will have to check the quantity. क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी कैसे पता चलेगा? रिसीविंग डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि हमने इतने का ऑर्डर प्लेस किया है? बताएंगे नहीं, वो परचेस ऑर्डर का एक कॉपी रिसीविंग डिपार्टमेंट को भेजना पड़ता है। अरे इसके लिए मैं बोला हर एक का है ना मल्टीपल कॉपीज भेजेगा। परचेज रिक्विजिशन का ने परचेस ऑर्डर को रिकंसिलिएशन कैसे होगा वरना? तो तुमने परचेस किया, परचेस ऑर्डर प्लेस किया गया 10,000 किलो का, सप्लायर ने भेजा 9,500 किलो, तो तुम रिकंसाइल नहीं करोगे? तो उस रिसीविंग डिपार्टमेंट में वेइंग मशीन्स और वो सब रहेंगे, वो लोग वेग करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, और रिसीविंग डिपार्टमेंट रिसीविंग मैनेजर रहेगा। ओके, अब सप्लायर को पता कैसे चलेगा? प्रूफ क्या है कि तुमको मिल गया रॉ मटेरियल? क्या साइन करेंगे? तुमको कुरियर मिल जाता है तो साइन मांगता है सामने वाला। हाँ, तो उसको डिलीवरी चालान बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी चालान। सप्लायर ट्रांसपोर्टर तुम्हारा किस पे साइन ले लेगा? डिलीवरी चालान। बोला हमारा काम है तुमको डिलीवरी करना। हाँ, लेकिन बोला नहीं, इसमें से 50 किलो रिजेक्टेड, वो हमारा काम नहीं है, और रॉ मटेरियल उतर के चला जाएगा, बाद में रिटर्न का प्रोसीजर तुम करो। हमारा काम क्या था? सिर्फ या डिपेंड ट्रांसपोर्टर के साथ तुम्हारे क्या सप्लायर का या जो भी है, व्हाट इज दिस, बिकॉज अलग अलग सिचुएशंस है। सी, इट इज नॉट अ सम सेट सिचुएशन। कभी इट इज फ्री होम डिलीवरी भी होता है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर डिलीवरी। लेकिन इतना बड़ा सारा रॉ मटेरियल है, सप्लायर बोलेगा मैं क्यों इतना सारा खर्चा करेगा डिलीवरी का, तू ही खर्चा कर। ठीक है, सो रिसीविंग डिपार्टमेंट को क्या मिलेगा? डिलीवरी चालान। तो रिसीविंग डिपार्टमेंट एक्नॉलेज तो करेगा ना कि हम लोग ने रिसीव कर लिया है रॉ मटेरियल, तो इट वाज एक्नॉलेज। ओके, अभी फिलहाल रॉ मटेरियल किसके हाथ में? अभी रिसीविंग डिपार्टमेंट वो रॉ मटेरियल का क्या करेगा? किधर प्लेस करेगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट में प्लेस करेगा। अच्छा, रिसीविंग डिपार्टमेंट ने स्टोर्स डिपार्टमेंट के बीच में भी डिस्टेंस है, तो उधर से उठा के कौन लेके जाएगा उधर? मतलब उसके लिए अलग इंसान रखे हैं तुमने। बहुत सारे फैक्ट्रीज में, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन अ फैक्ट्री, फैक्ट्रीज में भी इंटरनल रोड्स रहते हैं वो लोग के। अब रिसीविंग डिपार्टमेंट से लेके स्टोर में रखने के लिए भी व्हीकल्स होता है। आई डोंट नो, तुमने कभी ऐसा एक एसेट का नाम सुना कि रेलवे साइडिंग? व्हाट इज रेलवे साइडिंग? वो लोग अंदर रेलवे का ट्रैक बनाते हैं, फिर उसके अंदर है ना पूरा ट्रेन नहीं रहता है, वो ऐसा रहता है ट्रॉली, उसमें लोड करते हैं और ट्रॉली की मशीन से तो धक्का मारेंगे और जाएंगे स्टोर्स डिपार्टमेंट में, ऐसा। तो रेलवे साइडिंग रहता है ऑब्वियसली। तो ये सब स्टोर्स डिपार्टमेंट। ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? नो, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोर्स डिपार्टमेंट से परचेस, परचेस से सप्लायर, सप्लायर से रिसीविंग, एंड रिसीविंग डिपार्टमेंट से स्टोर। अच्छा, बाय द वे, रिसीविंग डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल रिसीव कर लिया, उसका भी
रिसीविंग डिपार्टमेंट एक नोट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रिसीव्ड नोट, मटेरियल्स रिसीव्ड नोट, कि उसने मटेरियल रिसीव कर लिया। ये सब का मल्टीपल कॉपीज बनेगा, क्योंकि सामने परचेस डिपार्टमेंट को तुमको इन्फॉर्म करने का पड़ेगा कि तूने जो ऑर्डर प्लेस किया तो परचेस ऑर्डर का एक कॉपी जाएगा तुम्हारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को, क्योंकि सप्लायर का पेमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट करने वाला है। यस और नो? अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पे दो ही मेजर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। नंबर वन इज परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, नंबर टू इज इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल के लिए पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, एंड दिस प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड एवरी टाइम परचेस इज टू बी डन। नोबडी कैन ब्रेक दिस प्रोसीजर। मतलब स्टोर्स डिपार्टमेंट डायरेक्ट सप्लायर के पास नहीं पहुंच सकता है। तू कौन होता है ये करने वाला? अलग से डिपार्टमेंट बनाया, दैट इज कॉल्ड एज विच डिपार्टमेंट? परचेज। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अर्जेंसी था तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जाके सप्लायर के पास पहुंच गया, चलेगा क्या ऐसा? नहीं। आर यू गेटिंग दिस? सो क्वेश्चन इज, यहाँ पे दो चीज है, एक है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा है इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, ये दो चीज का डू यू थिंक जर्नल एंट्री पास होगा? मैंने जर्नल एंट्री बोला, ये दो चीज का जर्नल एंट्री पास होगा, जो हम लोग पढ़ेंगे इन द चैप्टर कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ऐसा करके एक चैप्टर है अकाउंट्स में। कभी भी तुमने रॉ मटेरियल इश्यूड का एंट्री पास नहीं किया होगा। ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है। इंटरनल ट्रांजैक्शन समझता है? इंटरनल ट्रांजैक्शन मतलब दिस इज हैपनिंग विद इन द फैक्ट्री, दैट इज फ्रॉम विच डिपार्टमेंट टू विच डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका जर्नल एंट्री पास होगा, इसका जर्नल एंट्री पास होगा। बचपन से तुमको सिखाया गया है जर्नल एंट्री इज पास्ड ऑन द बेस्ड ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस। कोई भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए सामने उसका वाउचर होना चाहिए, तो ही हम उसका एंट्री पास करें। एज एन अकाउंटेंट तुमको कैसे पता चलेगा ये ट्रांजैक्शन हुआ है? तो कुछ तो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए ना। तो एमआरएन का एक कॉपी जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। दिस विल गो टू विच डिपार्टमेंट? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। उसके बेसिस पे वो एंट्री पास होगा कि भाई गुड्स हैव बीन इशूड फ्रॉम स्टोर्स डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन, तो वहां पे ये एंट्रीज पास होंगे। ये वर्ड्स हम वहां पे फिर से यूज करेंगे। तो ये जो यू कैन से, ये वाला जो मैं, चलो बॉक्स बना देता हूं, दिस बॉक्स दैट आई एम ड्रॉइंग राइट नाउ, इसको तुम्हारे स्टडी मटेरियल में, एंड इसको हम ये चैप्टर में बोलते हैं मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। व्हाट इज दिस प्रोसीजर कॉल्ड एज? मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। वेरी सिंपल, मटेरियल को प्रोक्योर करने का प्रोसीजर है ये, और ये प्रोसीजर एवरी टाइम करना पड़ता है। इट इज नॉट दैट वंस यू हैव टू डू इट, you have to do it every time that you want to order raw material. So that is what my question number 1 का आंसर is. What is 1 का आंसर? How to purchase. How to purchase, तो ये पूरा डायग्राम है, follow it. चलो, now coming to the next question. What is the next question? How much to purchase? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ। How much quantity of raw material should be purchased? How much quantity of raw material should be purchased? This question को I am dividing into two parts. How much quantity of raw material should be purchased annually? How much quantity of raw material should be purchased annually? Second, how much quantity of raw material should be purchased at a time? Are these two questions same? Or let me put it this way. Quantity to be purchased annually and quantity of raw material to be purchased at a time, is this equal? No. ये equal नहीं है. What is meaning of how much quantity of raw material should be purchased at a time?
एक ऑर्डर में कितना यूनिट्स ऑर्डर करने का। तो कैन यू टेल मी दोनों में से पहले कौन सा क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए? अच्छा, पहले एट अ टाइम का ऑर्डर दोगे कि पहले पूरे साल का रिक्वायरमेंट डिसाइड करोगे? आराम से सोच के आंसर दो ना, आंसर देने के बाद सोचते हो, कभी तो चेंज करो अपने आप को। पहले हम ये क्या डिसाइड करेंगे, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज। अच्छा, बाय द वे ये क्वेश्चन का आंसर तुम कब दे रहे हो? बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, के एंड ऑफ द ईयर? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब मुझे बिगिनिंग ऑफ द ईयर पहले क्या बैठ के कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल, या हमको पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल चाहिए। मतलब कैन यू टेल मी व्हाट यू आर डूइंग? इसको बोलते हैं हम लोग एस्टिमेशन। वी हैव टू डू व्हाट? एस्टिमेशन। हाउ विल यू एस्टिमेट, जरा समझाएंगे? कितना प्रोडक्शन करना है, लेकिन हम रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन कहां कर रहे हैं? फिनिश गुड्स का कितना प्रोडक्शन करना है, पहले वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हाउ मच फिनिश गुड्स इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस। तो रॉ मटेरियल का परचेस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? फिनिश गुड्स का? दैट इज रॉन्ग। रॉ मटेरियल का परचेस इज डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल का कंजम्पशन। सोच लो पहले मैंने क्या बोला। रॉ मटेरियल का कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन। तुमको समझ में आया मैंने क्या बोला? पहले क्या डिसाइड होता है? पहले क्या डिसाइड होता है? पहले क्या डिसाइड होता है? फिनिश गुड्स कितना। अच्छा चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन पहले डिसाइड होता है? पक्का कि फिनिश गुड्स का सेल्स पहले डिसाइड होता है? हम एक साल में कितना फिनिश गुड्स बेचने वाले हैं उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे कि हम प्रोडक्शन कर लेंगे, बाद में बिके नहीं बिने अपना काम नहीं। तो व्हाट टू डिसाइड फर्स्ट? एक एक मिनट में तुम आंसर चेंज करते हो यार। तो पहले क्या डिसाइड होता है? फिनिश गुड्स कितना सेल करने वाले हो। अच्छा, कौन डिसाइड करता है फिनिश गुड्स कितना सेल करने वाले हो? सेल्स डिपार्टमेंट। अभी सबका डिपार्टमेंट बना है। मेरे को अभी तेरा जगह बदल देगा, अभी तू ज्यादा हिला, तू इधर उधर, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। तू कब से एक काम कर, लास्ट बेंच पे जाके सो जाए। नहीं सॉरी चलता ही नहीं है तुम्हारा, सॉरी नीचे किलो के भाव पे मिलता है। कब से इधर 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 उधर कबूतर की तरह कॉर्नर में बैठ, उधर अंदर जाओ। ये तेरा तो अजीब नाटक है। हाँ, क्या बोल रहा था हम लोग? किसका सेल्स? सेल्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। डिसाइड करेगा मतलब एस्टिमेट करेगा। क्या एस्टिमेट करेगा? कैसे एस्टिमेट करेगा? प्रीवियस ईयर वेस्ट। प्रीवियस ईयर में मैंने 1,00,000 यूनिट बेचा था। डज दैट मीन, इज दैट अ एविडेंस के नेक्स्ट ईयर भी 1,00,000 यूनिट बिकने वाला है? नो, पास्ट इज पास्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट इज टोटली रॉन्ग, बट कैसा है, डिमांड अलग है, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, एक्सेट्रा। फ्यूचर इज मतलब थोड़ा डिपेंडेंट ऑन, ठीक है चलो 1 to 5 10% डिपेंडेंट ऑन पास्ट, बट यू कैन नॉट टोटली डिपेंड ऑन पास्ट। तो फिर की सेल विल फाइंड आउट करने का, लास्ट ईयर हमने 1,00,000 यूनिट बनाया, ये टाइम बना दो 1,10,000। तुम सेल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? पूरा दिन बैठ के सेल्स ही करना है, उनका एस्टिमेशन है। तुमने एस्टिमेट कभी नहीं किया, एस्टिमेशन करना इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई इन आवर सब्जेक्ट वी हैव चैप्टर कॉल्ड एज बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। यू विल हैव टू प्रिपेयर व्हिच बजट? सेल्स बजट। सेल्स बजट बनाना किसका फंक्शन है? सेल्स डिपार्टमेंट का फंक्शन है। टॉप मैनेजमेंट उनको डेलीगेट करता है। टॉप मैनेजमेंट, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, टॉप मैनेजमेंट पूरा दिन बैठ के करता क्या है? दो ही चीज करता है, वन इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। हाउ टू मेंटेन कंट्रोल? सब काम मैं करेगा तो नीचे के डिपार्टमेंट करेंगे क्या? आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? तुमने कौन सा डिपार्टमेंट बनाया? सेल्स डिपार्टमेंट। उसका हेड कौन है? तो सेल्स मैनेजर का फंक्शन है कि नहीं है टू डिसाइड एंड गिव एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर? यस, ही इज द पर्सन हु इज ऑन फील्ड। उसको पता है कि कौन से एरिया में क्या टारगेट कस्टमर है, क्या प्रोडक्ट है, क्या डिमांड है, क्या एडवर्टाइजमेंट वो कर रहा है टू अचीव द सेल्स। उसको कोई टारगेट दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा तुमने? यस और नो? सेल्स डिपार्टमेंट जनरेट्स व्हाट फॉर योर कंपनी?
रेवेन्यू उधर से ही सबका पगार आएगा, वो भगवान है तुम्हारे लिए से रेवेन्यू सेल्स डिपार्टमेंट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर का कुछ फंक्शंस है कि नहीं है? क्या फंक्शन है? एसी केबिन में बैठना खाली? नहीं, क्या करना? अरे एस्टिमेशन देना, उसको एस्टिमेट करके दे, तेरे वजह से बाकी मेरा आगे का काम अटका हुआ है। ऑल बजट्स आर कनेक्टेड। सेल्स बजट तू देगा तब जाके मैं कौन सा बजट बनाएगा? प्रोडक्शन का बजट बनाएगा। तू मुझे सेल्स का रिक्वायरमेंट दे तो उस हिसाब से मैं बोलूं प्रोडक्शन वाले को। तो सेल्स वाले डिपार्टमेंट ने तुमको सेल्स का क्वांटिटी दिया, चलो लेट अस टॉक विथ फिगर्स, तो तुमको समझेगा, क्योंकि अमाउंट्स नहीं आते ना तब तक हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे फिनिश गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? तुम लोग ऐसे ही थकेले के जैसा बैठे रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। बोलो क्या, किसके बारे में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं? इधर बैठ के फाउंडेशन के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचने का, घर पे तुम सोचो उधर बैठ के। बोलो किसके बारे में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं हम लोग राइट नाउ? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का किसके बारे में डिसाइड कर रहे हैं? सेल्स का क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी चाहिए मेरे को। यहाँ पे फोकस किस पे है? क्वांटिटी। क्वांटिटी समझता ना? क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स के रुपीस, यूनिट। तो सेल्स का यूनिट्स चाहिए मेरे को। हाउ मेनी यूनिट्स वी आर गोइंग टू सेल? ये आंसर तुमको कौन लाके देगा? सेल्स डिपार्टमेंट। बोला तुम जो भी वर्किंग करना है करो, हमको सेल्स का यूनिट्स चाहिए, उसके बिना हमारा काम अटका हुआ इधर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलो नाउ फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट बोलता है हम लोग से, फॉर एग्जांपल कोई भी फिगर ले लेते हैं, 10,000 यूनिट्स हम लोग बेचने वाले हैं। 10,000 यूनिट्स फॉर वॉट एवर पीरियड, जनरली इट इज, ऑब्वियसली हम लोग एनुअली बात कर रहे हैं तो पूरे साल में 10,000 यूनिट्स हम लोग बेच के देंगे। ओके, सो 10,000 यूनिट्स बेचना है तो शुड वी प्रोड्यूस 10,000? के चोरी करोगे के बना के बेचोगे? बना तो कितना बनाना पड़ेगा? 10,000। तो तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं है? हो सकता है लास्ट ईयर तुमने बनाया, सर जरूरी है सब बिक जाएगा? कुछ स्टॉक रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, तो वो कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है। ये सब कॉमन सेंस है ना। ओपनिंग स्टॉक, से फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक, वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ से फॉर एग्जांपल 1,000 यूनिट्स। एक ओपनिंग स्टॉक मस्ट हैव बीन व्हाट? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। अभी लास्ट ईयर तुमने बनाया, वो बिका नहीं तो अभी ओपनिंग स्टॉक में रह गया वो, तो ओपनिंग स्टॉक 1,000। बोलो अभी कितना बनाने का? 9,000. I'm not saying 9,000 is wrong, but 9,000 is not safe. See, 10,000 is ultimately estimation. अभी तुम्हारा सेल्स बढ़ गया तो क्या करेगा? अगेन ये कौन सा सिचुएशन हो गया? स्टॉक आउट इज सिचुएशन, मतलब कस्टमर आके तुम्हारे पास गुड्स मांग रहा है लेकिन तुम्हारे पास गुड्स नहीं है, तो कस्टमर को हाथ जोड़ के ना बोलना पड़ेगा, उससे बेटर है थोड़ा एक्स्ट्रा बनाओ। तो कंपनीज क्या एस्टिमेट करते हैं? अरे उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। कंपनीज क्या एस्टिमेट करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। कि नहीं बिका तो कम से कम किस में पड़ा रहेगा? इट इज बेटर टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक और इट इज बेटर टू गो इन स्टॉक आउट सिचुएशन। एक बार में क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन कर लेगा, 200, 500, 600, 1000, 2000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक हम मेंटेन कर लेंगे, बट इट डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन ऑफ व्हाट? स्टॉक आउट। कल कस्टमर ने आके गुड्स मांगा, मेरे पास गुड्स नहीं है, वही बात में सब जो हम लोग ने डिस्कस किया, प्रॉफिट गिर जाएगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोग ने। स्टॉक आउट की वजह से क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस और नो? सो हम लोग क्या मेंटेन करना चाहेंगे? तो सपोज फॉर एग्जांपल कंपनीज बोलेगा हम लोग को 2000 से ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक नहीं चाहिए। 2000 से ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उनको पता है ना वेयर हाउस का साइज क्या है। वेयर हाउस का साइज 2000 है, आई कैन नॉट कीप क्लोजिंग स्टॉक एज 5000। बरोबर है? तो अभी क्या है बोलो डिफरेंस? क्या है पूछा मैंने, कितना है नहीं पूछा मैंने। ओके चलो 11,000। बोलो व्हाट इज 11,000? प्रोड्यूस्ड के टू बी प्रोड्यूस्ड। ये एक्चुअल चल रहा है कि एस्टिमेशन चल रहा है? एवरीथिंग इज एस्टिमेशन। वरना उसके बिना तुम ये चैप्टर में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, तुमको एस्टिमेशन करना ही पड़ेगा। बोलो व्हाट डिड यू एस्टिमेट? हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी
प्रोड्यूस्ड। ये है ना, हमको बैच कॉस्टिंग पार्ट 1 में लगेगा। अभी तुम नंदी बैल की तरह सर हिला रहे हो, लेकिन 5 लेक्चर के बाद जब मैं बोलूंगा, याद है उस दिन हमने 11,000 ढूंढा था, तो बोले कौन बोल रहा है, कौन सा 11,000 का बात कर रहा है। दिस इज व्हाट एस्टिमेटेड प्रोडक्शन क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट प्रोडक्शन क्वांटिटी। इसका मेरे को एक फॉर्मूला बना के बताओ तो कैसे फाइंड आउट किया। 11,000 व्हाट प्लस व्हाट माइनस व्हाट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये चैप्टर नंबर 11 में प्रोडक्शन बजट हो गया। चैप्टर नंबर 11 में तुमको क्या बनाने बोलेंगे, प्रोडक्शन बजट। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट। व्हाट इज प्रोडक्शन बजट? प्रोडक्शन बजट विल गिव यू क्वांटिटी प्रोड्यूस के टू बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, व्हेन टू प्रिपेयर बजट, बिफोर द पीरियड के आफ्टर द पीरियड? बिफोर द पीरियड। पीरियड चालू होगा उसके पहले बजट बनता है, तो हमने एक बजट बनाया प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट से हमको क्या पता चला, quantity to be produced. Is this answer to our question? By the way, which question we are answering? How much quantity of raw material should be purchased annually? Is 11,000 answer to this question? No. Why no? हमको रॉ मटेरियल का क्वांटिटी चाहिए। ये क्या है, फिनिश गुड्स का क्वांटिटी चाहिए। अब फिनिश गुड्स को रॉ मटेरियल में कैसे कन्वर्ट करोगे? एग्जैक्टली फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। एक क्वेश्चन किया था हम लोग ने, एक लेदर बैग बनाने के लिए वी रिक्वायर 2 मीटर्स ऑफ लेदर शीट्स। ऐसा तुमको कन्वर्जन रेट दिया रहेगा। यू हैव टू कन्वर्ट व्हाट इनटू व्हाट, फिनिश गुड्स इनटू रॉ मटेरियल। मुझे रॉ मटेरियल को फाइंड आउट करने के लिए फिनिश गुड्स का क्वांटिटी को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 unit of finished goods will require 2 kgs of raw material, 1 unit will require 2 liters, 2 meters, whatever is the unit of measurement, उसमें तुमको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं 1 फिनिश गुड्स, एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल लगेगा। 2 रॉ मटेरियल मतलब 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, नॉट 2 रॉ मटेरियल ए एंड बी, ऐसा नहीं। 1 फिनिश गुड्स मतलब 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा। तो बोलो मैं कितना फिनिश गुड्स बनाने वाला हूं, 11,000। तो 11,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना लगेगा, 22,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा। व्हाट इज 22,000 यूनिट्स? करेक्ट, दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब जो हम लोग ने फिनिश गुड्स का बात किया, सेम थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट रॉ मटेरियल्स। तो अभी अभी जो तुम लोग ने फाइंड आउट किया फॉर रॉ मटेरियल्स, दैट इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन, बराबर है? ओके, नाउ आंसर माय क्वेश्चन। यू शुड बी एबल टू आंसर, इज कंजम्पशन इक्वल टू परचेज? व्हाई नो? जैसे फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, वैसे कुछ रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग स्टॉक हो सकता है। लास्ट ईयर या हम लोग ने कुछ रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं किया रहेगा, वो बच गया रहेगा, तो रॉ मटेरियल मेरे पास ऑलवेज है। तो बोलो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक चलो फॉर एग्जांपल हम 2000 यूनिट्स ले लेते हैं, 2000 केजीज, मीटर्स, लीटर्स, व्हाटएवर, 2000 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल या 2000 मीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक में है। सो हाउ मच टू परचेज? विल यू प्लान क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑल्सो? यस, क्योंकि मुझे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में भी या रॉ मटेरियल में भी मुझे क्या नहीं चाहिए, स्टॉक आउट नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कंपनी क्या बोलेगा, थोड़ा हम ज्यादा खरीद लेंगे, यूज हुआ तो ठीक है, वरना क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रहेगा। तो से फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक इज 4000। विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट डिड वी फाइंड आउट? और ये तो हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में भी किया हुआ है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन से रॉ मटेरियल परचेज कैसे ढूंढने का वो हम लोग ने देखा हुआ है। सो रॉ मटेरियल परचेज कितना, नॉर्मली हम लोग के पास परचेज रहता है, हम कंजम्पशन ढूंढते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन 2-3 क्वेश्चन हमने किया जिसमें हमने रिवर्स किया था, कंजम्पशन में प्लस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बोलो परचेज का क्वांटिटी कितना, 24,000। 24,000 is the answer to my question. How much raw material
टू परचेस एन्युअली. इज दिस आंसर टू माई क्वेश्चन? परचेज मिला हमको, एन्युअली मिला हमको, हाँ, तो दिस 24,000 इज आंसर टू माई क्वेश्चन. तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय अल्फाबेट ए. तो आज के बाद ए का मतलब क्या? एस्टिमेटेड एन्युअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. व्हाट इज ए का डेफिनेशन? एस्टिमेटेड एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. इसमें दो चीज याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनुअल होना चाहिए, और सेकंड रॉ मटेरियल का होना चाहिए. कौन सा चैप्टर चल रहा है? मटेरियल. तो मटेरियल का होना चाहिए ना. अभी सिचुएशन नंबर 1, या तो तुमको ये दे दिया रहेगा एनुअल रिक्वायरमेंट इतना, या फिर तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा? तो उसका पूरा प्रोसीजर मैंने यहाँ पे समझाया. ये प्रोसीजर तुमको फॉलो करना पड़ेगा. एक क्वेश्चन में हम ये पूरा प्रोसीजर करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए हमने ये पूरा बताया है. तो ये प्रोसीजर तुमको फॉलो करके ए का आंसर मिलेगा. चलो, व्हाट इज ए इन माय क्वेश्चन? ओके, मैं लिख देता हूं. ये अल्फाबेट्स हम लोग 4 अल्फाबेट को डिफाइन करेंगे. ए, एस, सी और एक अल्फाबेट आएगा. फिलहाल हम ए पे हैं. व्हाट इज ए? एस्टिमेटेड एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. Okay, and what is the answer that we got? 24,000. We can keep it as units. अब ये units can be kgs, meters, liters, etc. जो भी है, quintals. यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट रखना है. What is दो चीज इंपॉर्टेंट? एंड रॉ मटेरियल. ये दो चीज याद रखो. अभी मैं और एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि हमको लगेगा अभी हम ये रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, तो सप्लायर को जो हम पे करेंगे ना, उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? परचेज प्राइस. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परचेज कॉस्ट. हम लोग परचेज प्राइस. कैन यू टेल मी, अगर परचेज प्राइस इज 100 रुपीज पर यूनिट, तो मेरा टोटल परचेज कॉस्ट कितना हो गया? टोटल पूरे साल का. दिस इज 24,000 यूनिट्स पर एनम ना, फॉर द ईयर. एनुअल लिखा है मैंने यहाँ पे. तो मुझे ना टोटल परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है. टोटल परचेज कॉस्ट मतलब पूरे साल का. टोटल परचेज कॉस्ट पर एनम. अज्यूम करो कि मैं 24,000 यूनिट्स तो मैंने कैलकुलेट किया है. अगर मुझे परचेज करना है, तो टोटल परचेज कॉस्ट पर एनम विल बी, कैन वी से 24,000 यूनिट्स इनटू 100 इज रुपीज 24 lakhs. इधर तक स्टोरी समझ में आया? भी थोड़ा स्टोरी में आ गए. व्हाट इज मीनिंग ऑफ परचेज प्राइस? व्हाट इज मीनिंग ऑफ परचेज प्राइस? बेसिकली जो हम सप्लायर को पे करते हैं उसको हम परचेज प्राइस बोलेंगे. सप्लायर के पास जाएंगे तो उसको पूछेंगे मटेरियल कितने में मिलेगा? बोलेगा 100 रुपीज पर यूनिट. बोला ओके, वापस आ गए हम लोग. 100 रुपीज पर यूनिट ये सप्लायर के पास अवेलेबल रहता है. नाउ कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन. First question is answered. What is the question that we were answering? How much quantity of raw material should be purchased annually? How much quantity of raw material should be purchased annually? को हम कौन से अल्फाबेट से बुला रहे हैं? A. लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? How much raw material should be purchased at a time? At a time इसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय अल्फाबेट Q. इसको हम अल्फाबेट Q से डिनोट करेंगे. और जब वो लोग तुमको बोलते हैं हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी परचेस्ड एट और टाइम, इतना बड़ा बोलने से अच्छा हम लोग उसको बोलेंगे व्हाट शुड बी द ऑर्डर साइज, और व्हाट शुड बी द ऑर्डर क्वांटिटी. तुम कभी भी ऑनलाइन एक्सेट्रा परचेस करो तो तुमको पूछता है ना कितना चाहिए, फिर तुम प्लस करके माइनस करके कम ज्यादा कर सकते हो. यस और नो. तुम फूड डिलीवरी ऐप पे भी तुमको ऑप्शन दे रहा था ना, प्लस करोगे. सपोज 2 जन मंगा रहे हो तो 2 बार पे, 2 पिज्जा है तो 2 बार करोगे, 3 चाहिए तो 3 बार करोगे. तो ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए वो हम लोग पूछ रहे हैं. तो इसके पहले ही मैं पूछ चुका हूं, इज ए इक्वल टू क्यू?
वाई नो? मतलब पूरा 24,000 यूनिट्स हम एक साथ नहीं खरीदेंगे, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. हाँ, तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ परचेजिंग एंटायर 24,000 यूनिट्स एट अ टाइम? पैसा ब्लॉक होगा. कितना पैसा ब्लॉक होगा? 24 लैक्स. तो ब्लॉक होगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? There is some opportunity cost of that. What is that opportunity cost? किधर और ये पैसा हम इन्वेस्ट कर, किधर और क्यों मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा? मैं मतलब इन अदर वर्ड्स मैं मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा ना वो 24 लाख को. अरे आज मैं 24,000 यूनिट पूरा खरीदेगा तो सप्लायर को 24 लाख का चेक बना के देना पड़ेगा. यस और नो? अभी दो सिचुएशन है, या तो तुम्हारे पास पैसा है या तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है. पैसा है, यू आर कैश रिच कंपनी, बहुत पैसा है मेरे करंट एसेट में, बैंक बैलेंस में, तो उठा के 24 लाख का चेक सप्लायर के मुंह पे मारा, ये ले पूरा 24 लाख रुपया, सब माल बेच दे पूरा 24,000 यूनिट्स. व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? यही 24,000 यूनिट्स यू कुड हैव इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, और वो इन्वेस्टमेंट पे तुमको रिटर्न मिलता. वी कैन से वी वुड हैव गॉट इंटरेस्ट ऑन दैट. लेकिन सपोज तुम गरीब कंपनी हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है. पैसा नहीं है तो तुम क्या करोगे? 24 लाख तो चुकाना पड़ेगा ना उसको, तो 24 लाख कहां से आएगा? अरे छोटा छोटा चीज के लिए लोन नहीं लेते, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं. अरे फॉर वर्किंग कैपिटल सुना है कभी तुमने? वर्किंग कैपिटल मतलब फॉर्मूला मत देना मेरे को. वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? करेक्ट, शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग बिजनेस के लिए काम कर. अभी फॉर एग्जांपल चलो, मेरे को सैलरी पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो उसके लिए क्या एक एक बेंच रोज बेचेगा? अभी आएगा बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल ये प्रीमाइसिस का, क्योंकि कमर्शियल प्रीमाइसिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा रहता है, पूरा 3-3 एसी तुमको चालू चाहिए, 3 एसी इधर, सुबह को 3 एसी उधर, कभी दोनों क्लासरूम में, तो 30,000 रुपए बिल आया. तो 30,000 रुपए बिल में 2 बेंच लेके जाओ, बेच दो, 30,000 रुपए दे दो. Will you sell your fixed asset for paying your day-to-day expenses? No. तो you will utilize your bank balance. अभी बिजनेस खोल करेगा तो बिजनेस में करंट अकाउंट में कौन सा फैसिलिटी मिलता है? ओवरड्राफ्ट. लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में भी इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना उसके ऊपर. सो इन आइदर केस तुमको इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, खुद का पैसा है तो भी इंटरेस्ट जा रहा है, खुद का पैसा नहीं है तो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. बरोबर है? एनी अदर डिसएडवांटेज ऑफ परचेजिंग एंटायर 24,000? करेक्ट, उसको स्टोरेज का खर्चा करना पड़ेगा उसका. अच्छा, स्टोरेज मतलब दिस इज जनरल, मतलब स्टोरेज में क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू एग्री कि अगर मैं 24,000 यूनिट एक साथ खरीद रहा हूं तो आई विल रिक्वायर वन स्टोर्स विच इज एज बिग एज विच कैन स्टोर 24,000 यूनिट्स. हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या? खरीद देते हैं ना एक पूरा बड़ा स्टोर, खरीद लेते हैं, क्या उसको किस पे लेना पड़ेगा? रेंट. तो स्टोरेज का रेंट पे करना पड़ेगा. तो रेंट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? रेंट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? हाँ, तो रेंट का जो खर्चा है इज ड्रिवन बाय व्हाट? मतलब रेंट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम? नो. स्पेस, एरिया. रेंट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? एरिया, स्क्वायर फीट, जो भी है. तो तुम लोग का 24,000, एक एग्जांपल का आंसर दो. 24,000 यूनिट्स एक साथ खरीदा और 2-2 हजार यूनिट खरीदा. बोलो रेंट का कॉस्ट किस में ज्यादा आएगा? 24,000 में, बिकॉज यू विल रिक्वायर स्टोर्स विच इज वेरी बिग. अच्छा, और एक प्रॉब्लम, अगर तुमने सपोज थियोरेटिकली पूरा 24,000 खरीदा, पूरा 24,000 खरीदा, तो यू विल रिक्वायर स्टोर्स विच इज एज बिग एज विच कैन स्टोर 24,000 यूनिट्स. एंड ये कंजम्पशन कैसे करने वाले हो? व्हाट विल बी योर कंजम्पशन पैटर्न? एक साथ 24,000 यूनिट यूज करने वाले हो कि थ्रू आउट द ईयर? तो कभी सुना रहेगा कि इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर? वेरी सिंपल, इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर मतलब डिवाइड बाय 12. हाँ, तो 24,000 डिवाइड बाय 12 कितना होता है? 2,000. मतलब एवरी मंथ का तुम्हारा 2,000 मतलब तुम्हारा जो रॉ मटेरियल है वो 2-2 हजार से कम हो रहा है. आफ्टर 6 मंथ्स सी व्हाट इज द सिचुएशन? तुम्हारे पास स्टॉक में कितना बचेगा? 12,000. मतलब आधा जगह खाली पड़ा है.
उधर दे दो क्रिकेट खेलने के लिए सबको, तो व्हाई यू वांट सच अ बिग हाउस, रेंट का कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा। ओके चलो, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज एक हेडिंग है, स्टोरेज के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं। एक एग्जांपल इज रेंट। ओके, व्हाट इज अनदर एग्जांपल स्टोरेज से रिलेटेड? खराब नहीं होना चाहिए उसके लिए हमको खर्चा करना पड़ेगा। ओके, दूसरा हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर रॉ मटेरियल इज पेरिशेबल, तो तुम पूरा 24 खरीद के रखोगे तो ऑब्वियसली तुम बोलेगा रेफ्रिजरेशन करके रखो, रेफ्रिजरेशन का भी खर्चा लगता है, और इसमें रेफ्रिजरेशन नहीं, उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज करना पड़ेगा पूरा, तो उसका भाड़ा बहुत ज्यादा रहता है, कोल्ड स्टोरेज रखना पड़ता है। रेंट, दूसरा इंश्योरेंस, वेरी गुड एग्जांपल, टेक्स्ट बुक खुल रहा है लगता है। इंश्योरेंस, ठीक है, एनीवेज गुड एग्जांपल। मेरे को रॉ मटेरियल का क्या निकाल के रखना पड़ेगा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? चलो एग्जांपल तो आपने दे दिया, उसका भी ये क्वेश्चन का एग्जांपल आंसर दो। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, हायर द वैल्यू हायर द प्रीमियम, बराबर है। ओके, एनी अदर एग्जांपल? किसी ने बोला खराब नहीं हो जाने का, लेकिन अभी सपोज खराब हो ही रहा है, क्योंकि बहुत सारा चीज ऐसा है जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, अभी खराब हो रहा है, उसको हम लोग के लैंग्वेज में बोलते हैं ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस कभी सुना है? इसको हम लोग बुलाएंगे ऑब्सोलिसेंस लॉस। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? ऑब्सोलिसेंस लॉस। सो स्टोरेज के अंदर रेंट आ गया, इंश्योरेंस हो गया, somebody said सैलरी, किसका सैलरी? स्टोर कीपर का सैलरी, एंड मोर स्पेस, यू विल रिक्वायर मोर पीपल, सैलरी, वो सब में आ गया। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज तुम भूल गए, स्टोर्स में अंदर सब मोमबत्ती से काम चलने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट भी आएगा, और जितना बड़ा वे स्पेस रहता है ना, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का, उतने ट्यूबलाइट तुमको ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो वन इज स्टोरेज कॉस्ट। इसके पहले वाला कौन सा कॉस्ट हमने डिस्कस किया था? इंटरेस्ट कॉस्ट। ये दोनों कॉस्ट को ये चैप्टर में हम लोग सी के नाम से पहचानेंगे। कौन से नाम से पहचानेंगे? सी। सी इज कॉल्ड एज कैरिंग कॉस्ट। विच आर दिस कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट, देखो नाम में ही है, दिस इज कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री, दिस इज कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट। ये कैरिंग कॉस्ट है ना, पूरे सिलेबस में 2 बार आएगा, एक यहां पे आ रहा है, एक बार एफएम में आएगा। एफएम में देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल मतलब क्या? रिसीवेबल्स मतलब क्या? हाँ, तो ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कौन होते हैं उसके अंदर, और बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों को हम रिसीवेबल्स बोलते हैं। और रिसीवेबल्स को भी मैनेज करना पड़ता है। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट करेंगे तब वहां पे आएगा कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स। तो कैरिंग वर्ड 2 बार आएगा, यहां पे आ रहा है, दिस इज व्हाट? कैरिंग कॉस्ट। यू आर कैरिंग व्हाट? इन्वेंट्री। अब एक कैरिंग कॉस्ट में ना 2 आता है, जो दोनों हम लोग ने डिस्कस किया। व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ कैरिंग कॉस्ट? वन इज स्टोरेज एंड सेकेंड वन इज इंटरेस्ट। ये दोनों कॉस्ट आता है इसके अंदर, ये सब चीज याद रखो, ये सब क्वेश्चन में आएगा। आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग विच इज नॉट रेलेवेंट टू अवर चैप्टर, ये सब चीज कनेक्ट होएगा किधर ना किधर। सो इंटरेस्ट, कभी कभी तुमको क्या करेंगे मालूम है, स्टोरेज कॉस्ट अलग देंगे और एंड ऑफ द प्रॉब्लम में नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट का परसेंटेज ये है, तब तुमको वहां पे कभी कभी तुमको डायरेक्टली बोल देंगे कैरिंग कॉस्ट इज दिस मच, लेकिन कभी कभी तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट। ओके, लेकिन हमारा जो सी है दैट इज कैरिंग कॉस्ट, मुझे क्या चाहिए? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब 1 यूनिट को कैरी करने का कॉस्ट पर एनम कितना है वो मुझे चाहिए। ओके, सेकेंडली कैरिंग कॉस्ट तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एंड कैरिंग कॉस्ट विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन एज अ परसेंटेज। तुमको बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट इज 20% पर एनम। व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? बोलेगा 20% पर एनम, मतलब इससे मेरे को क्या समझने का,
कि अगर मैंने इन्वेंट्री खरीदा, सी आप इन्वेंट्री खरीदते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू परचेस इन्वेंट्री, सपोज मैं 1 यूनिट खरीद के लेके आया, 1 यूनिट खरीद के लेके आया, तो व्हाट इज माय इन्वेस्टमेंट? तो कितना है 1 यूनिट का, दिया है ना यहाँ पे, हाउ मच इज माय इन्वेस्टमेंट? 100 रुपीज, आई एम इन्वेस्टिंग 100 रुपीज। अब मैंने वो खरीद के लेके आया, अब खरीद के लाया तो मेरे को उसको रखने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, प्लस वही 100 रुपए में किधर और लगाता तो मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता। तो 1 यूनिट, तुम 1 यूनिट का सोचो, खाली मैं 1 यूनिट को कैरी कर रहा हूं इन्वेंट्री में, तो 1 यूनिट में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 100। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है 20% को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100। व्हाट इज 100? परचेज प्राइस। सो हाउ टू कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम? कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस। हाउ मच इज माय परचेज प्राइस? 100 इंटू 100, बोलो कितना होता है? 20% ऑफ 100, 10 रुपीज पर यूनिट, सॉरी 20 रुपीज पर यूनिट पर एनम। व्हाट इज 20 रुपीज पर यूनिट पर एनम? कैरिंग कॉस्ट नहीं है, पूरा पढ़ो, कैरिंग कॉस्ट पर एनम। 1 यूनिट को इन्वेंट्री में कैरी करने का कॉस्ट 20 रुपया है फॉर 1 ईयर। तुम कुछ मत करो, इन्वेंट्री लाके रख दो तो भी तुमको 20 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा उसको कैरी करने के लिए। नाम में है कैरी, मुझे कैरी करना पड़ेगा इन्वेंट्री। यस और नो? हम लोग सब है ना पेसिमिस्ट हैं। पेसिमिस्ट समझता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेसिमिस्ट? जो नेगेटिव सोचता है। तुमको मैंने बोला ये पूरा 24,000 हम एक साथ खरीदेंगे क्या, मतलब इज ए इक्वल टू क्यू? एवरीबडी सेड नो। तो आई आस्क्ड व्हाई यू सेड नो, तो तुमने इतने सारे डिसएडवांटेज दिए। इज देयर एनी एडवांटेज? लॉट में लिया तो डिस्काउंट मिलेगा। तो हम जो थियरी डिस्कस कर रहे हैं इसमें अजम्पशन है कि परचेज प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। परचेज प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट मतलब देयर आर नो क्वांटिटी डिस्काउंट, जिसको तुम ट्रेड डिस्काउंट के नाम से पहचानते हो। देयर आर नो क्वांटिटी डिस्काउंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। वन इज रिलेटेड टू क्वांटिटी, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अनदर इज रिलेटेड टू अर्ली पेमेंट, उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। विच डिस्काउंट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे चाहिए कि कस्टमर ज्यादा क्वांटिटी खरीदे तो मुझे उसको कौन सा डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए? ट्रेड डिस्काउंट। अगर मुझे चाहिए कि कस्टमर मुझे जल्दी पेमेंट करे तो मुझे उसको कौन सा डिस्काउंट ऑफर? तो दोनों डिस्काउंट अलग है। यहाँ पे कौन से डिस्काउंट का बात कर चल रहा है? ट्रेड डिस्काउंट। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग फ्रॉम सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू कि सप्लायर मुझे क्या ऑफर करेगा? डिस्काउंट, विच को हम क्वांटिटी डिस्काउंट। बट मैंने तो ये अजम्पशन पे पैर रख दिया by assuming that purchase price will remain constant। मतलब सप्लायर के उधर उसने बैनर लगाया है फिक्स्ड रेट, मांगता है तो लो। I know that is why we will break this assumption also, but in further in the chapter. But फिलहाल के लिए this is the assumption। क्या हुआ? फिलहाल के लिए we will not break this assumption। we will break this assumption कि क्वांटिटी डिस्काउंट। इनफैक्ट हमको तो टेबल दिया जाएगा, इतना खरीदोगे तो ये प्राइस, इतना खरीदोगे तो ये प्राइस, एक्सेट्रा। ओके, कैन यू टेल मी एक तो डिसएडवांटेज, सॉरी एक एडवांटेज तो दो। वो एडवांटेज तो मैंने रूल आउट कर दिया जो तुमने एडवांटेज दिया। ये वो सब फैक्टर आज कैसे कंसीडर करूं? एडवांटेज ये है कि ये पूरा प्रोसीजर एक ही बार करना पड़ेगा। क्या ये प्रोसीजर में तुमको कोई कॉस्ट दिखता है? व्हाट इज 100? परचेज प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज परचेज कॉस्ट। लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परचेजिंग कॉस्ट ऑल्सो। व्हाट इज परचेज कॉस्ट? जिसको तुम सप्लायर को पे करते हो। व्हाट इज परचेजिंग कॉस्ट? तो आगे भी खर्चा तो लगेगा ना। ये पूरे बॉक्स में तुमको कोई खर्चा दिखता है क्या? हाँ, क्या खर्चा इसी दिन के लिए हम लोग ने बॉक्स डिस्कस किया था। तो बोलो क्या क्या खर्चा दिखता है तुमको? ये सबका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट,
एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इज सफिशिएंट एग्जांपल ऑफ दिस। तो इसको तुम कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इस बाय द वे दो बार ट्रांसपोर्टेशन हो, सप्लायर से रिसीविंग डिपार्टमेंट है सोर्स डिपार्टमेंट, ये सब खर्चा तुमको करना पड़ेगा, जिसको हम लोग ये चैप्टर में बुलाएंगे समथिंग कॉल्ड एज ordering cost. What is this called as? Ordering cost. And mind you, I am not talking something theoretical. तुम ऑनलाइन बाय करते हो तो उसमें भी रहता है डिलीवरी चार्जेस, तो तुम्हारा डिलीवरी चार्जेस रहता है 50 रुपया डिलीवरी चार्ज जो भी है। सो जनरली तुम एक मिनिमम क्वांटिटी या मिनिमम अमाउंट रादर ऑर्डर करते हो तो डिलीवरी चार्ज वो लोग तुमको फ्री डिलीवरी कर देते हैं। वो फ्री डिलीवरी का जमाना बहुत जल्दी जाएगा, क्योंकि घर बैठे तुमको देने का आदत वो लोग डाल रहे हैं। एक बार ये लोग को जब ये नीचे वाले किराने वाले सब बंद हो जाएंगे तब तुमको झक मारा के उनको डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ेगा। टुडे ओनली आई रेड दैट Zepto इज कमिंग अप विद अ पब्लिक इश्यू ऑफ 2200 crores। ऐसा कुछ पढ़ते हो तुम लोग कि सिर्फ नेटफ्लिक्स ने अमेजॉन प्राइम पे सीजन सीरीज ही देखते हो? Who has invested in Zepto? मालूम है सचिन तेंदुलकर has invested in Zepto. He still believes. First of all, Zepto is loss making. वो पता है, झूठ मत बोलो। हाँ, तो वहां पे स्टिल सचिन तेंदुलकर बोल रहा है नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दिस कि भाई नहीं ये लोग बढ़ेंगे। क्यों इतना वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये सब एप्स में या ये सब सर्विसेज में? बिकॉज दे नो कि पब्लिक को ये लोग घर बैठे चीज का आदत डाल रहे हैं। आज तुमको डिलीवरी फ्री देंगे। आज तुम देखो Zepto इस, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है फ्रैंकली कि वही चीज Zepto पे चीपर मिलता है एज कम्पेयर टू ब्लिंकिट एक्सेट्रा। आई मे बी रॉन्ग दो, बट व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टर्स, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है HNIs हैं, व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग ऑल इन ऑल दिस कंपनीज? Because they see prospect in these companies. तो आज तुमको डिलीवरी फ्री दे रहे हैं, and this has happened in history. You can check now. Zomato and Swiggy are not giving free delivery. वो लोग चार्ज कर ही रहे हैं। फिर पब्लिक जाके इंस्टाग्राम और ये बड़े बड़े चैनल्स पे लोग डाल रहे हैं कि जो चीज वहां पे 100 रुपए का मिल रहा है यहाँ पे 250 रुपए का मिल रहा है। तो सम पीपल कम आउट इन फेवर ऑल्सो। घर बैठे मिल रहा है ना तेरे को, तो क्या नाटक है? सो माई पॉइंट इज वी आर टॉकिंग अबाउट विच कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट। मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में तुमको हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या दिया रहेगा? पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी गिवन पर ऑर्डर। सी यहाँ पे बहुत सारे असम्पशंस हैं। असम्पशन नंबर 1, तुमको बहुत सारा चीज कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यू कांट गो फर्दर इन द थियरी, जैसे इकोनॉमिक्स में करते हो ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यहाँ पे बहुत सारा थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। सबसे पहले 24,000 कांस्टेंट है। अरे 24,000 अगर पूरे तुम्हारा 24,000 ही चेंज हो रहा है, इफ यू आर नॉट सर्टन अबाउट 24,000 देन आंसर एक्सरसाइज इज वेस्ट व्हाट वी आर डूइंग। सेकेंडली, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर विल रिमेन कांस्टेंट। साइंटिफिकली दे विल गिव यू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल 600 रुपीज पर ऑर्डर, ऐसा तुमको क्वेश्चन में दे देंगे। यू विल नेवर हैव टू कैलकुलेट ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कैलकुलेट करने का। हाँ, हो सकता है वो लोग तुमको कभी कभी वो लोग देते हैं हैंडलिंग कॉस्ट। डिफरेंस है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विच कॉस्ट? हैंडलिंग कॉस्ट, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज होल्डिंग कॉस्ट। हैंडलिंग इज विच कॉस्ट? ऑर्डरिंग। होल्डिंग कॉस्ट इज विच कॉस्ट? कैरिंग। दोनों H से चालू होता है। कौन सा 2 वर्ड बोला मैंने? हैंडलिंग विल बी विच कॉस्ट? ऑर्डरिंग। होल्डिंग विल बी विच कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट। तो हैंडलिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग इन्वेंट्री। मैं तुमको हैंडलिंग पूरा ये पूरे बॉक्स में जो हो रहा है ना रॉ मटेरियल के बारे में, उसको हैंडलिंग बोलते हैं। रॉ मटेरियल को हैंडल करना पड़ता है, तो हैंडलिंग कॉस्ट। सो दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड व्हाट? पर ऑर्डर। हर एक में याद रखना है ये क्या है? पर ऑर्डर। एंड व्हाट इज द असम्पशन? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर विल रिमेन कांस्टेंट। तुम हर चीज एक ऑर्डर करोगे तो 600 रुपया, लेकिन तुम्हारा 4 ऑर्डर रहेगा तो 300 रुपए में देंगे, ऐसा नहीं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज कांस्टेंट। दिस एंटायर थियरी इज बेस्ड ऑन दिस असम्पशन। जो भी हम थियरी डिस्कस कर रहे हैं राइट नाउ कि 24,000 कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तुम्हारा जो भी है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में तुम जो एप्स पे ऑर्डर करते हो उसमें तुम कितना भी ऑर्डर करो, पर ऑर्डर इट विल बी रिमेनिंग सेम, 50 रुपया पर ऑर्डर।
अभी तुम कुछ भी ऑर्डर करो या कितने भी ऑर्डर प्लेस करो, रादर सेकंड और रादर थर्ड, व्हाट इज रिमेनिंग कांस्टेंट? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो 20 रुपया कांस्टेंट रहेगा. 20 रुपीज पर यूनिट पर एनम विल रिमेन कांस्टेंट. एंड मेरा वन मोर थिंग विच इज कांस्टेंट, मेरा क्या चेंज नहीं होगा पर एनम? total purchase cost. Why total purchase cost is not going to change? Because what remains constant? Purchase price. That means we are assuming there is no discount, no quantity discount for the time being. ये assumption को हम break करेंगे कि अगर quantity discount रहेगा तो क्या करने का. Right now में quantity discount के बारे में बात नहीं कर रहा है. तो चलो कौन सा 3 अल्फाबेट हम लोग ने डिस्कस किया? A, S, C. What is A? Annual requirement of raw material. What is S? Ordering cost per order. And what is C? Per unit per annum. ये थर्ड. ये तीनों से हमको क्या ढूंढना है? कौन सा अल्फाबेट ढूंढना है? Q. What is Q? Order size क्या होना चाहिए? What should be my ऑर्डर साइज? वो तो क्वेश्चन हमको मिला ही नहीं अभी तक. ए कितना है? ए कितना है? कितना है ए? 24,000. सी वेदर यू अंडरस्टैंड. अगर मेरा ए 24,000 है तो मेरे पास 24,000 ऑप्शंस है फॉर ऑर्डर साइज. फिर से बोलता हूं, इफ माई ए इज 24,000, आई हैव 24,000 ऑप्शंस. व्हाट इज ऑप्शन नंबर 1? एक एक यूनिट बाय करूंगा मैं, तो ऐसे मेरे को टोटल कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 24,000 ऑर्डर्स. व्हाट इज ऑप्शन नंबर 2? 2 यूनिट बाय करूंगा, 3 यूनिट बाय करूंगा, 4 यूनिट बाय करूंगा. ऐसे 24,000 ऑप्शन है. तो क्या हम 24,000 ऑप्शन ऐसा बैठ के इवेल्युएट कर सकते हैं? कर सकते हैं. एक्सेल शीट लगेगा उसके लिए. 24,000 ऑप्शन बैठ के इवेल्युएट कर सकते हैं. लेकिन मैंने क्या किया कि वो 24,000 ऑप्शन में से सिलेक्टेड ऑप्शंस मैंने लिए. मतलब व्हाट इज ऑप्शन नंबर 1? ये ऑप्शंस हैं, मतलब चाहिए तो लिख सकते हैं हम लोग. व्हाट इज ऑप्शन नंबर 1? 6,000. 6,000 क्या है? ये 6,000 मतलब क्या? हाउ मच टू ऑर्डर एट अ टाइम. मतलब आई विल प्लेस ऑर्डर फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 6,000. मेरे को पूरे साल में कितना चाहिए? 24. तो या तो पूरा 24,000 भी ऑर्डर कर सकता हूँ, 22,000 भी कर सकता हूँ, 21 भी कर सकता हूँ. तो ऑर्डर साइज कुछ भी हो सकता है. तो मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड एग्जांपल्स लिए. आई थिंक देयर आर 9 एग्जांपल्स या 9 ऑप्शंस. व्हाट इज ऑप्शन नंबर 1? 6,000 यूनिट्स एट अ टाइम. व्हाट इज ऑप्शन नंबर 2? 3,000 एट अ टाइम. व्हाट इज ऑप्शन नंबर 3? 2,000 at a time. Option 4, option 5, 6, 7, 8 and 9. I am evaluating 9 options. However, there are other 23,991 options also. मतलब तुम बोलो ये टेबल में 8,000 भी ले सकते हैं हम लोग, तो ये टेबल में हम लोग 1,600 भी ले सकते हैं, ये टेबल में हम लोग 100 भी ले सकते हैं, ये टेबल में हम लोग 50 भी ले सकते हैं. ठीक है. तो कम टू दिस टेबल. हम लोग ये टेबल साथ में बनाएंगे. कम टू दिस टेबल प्लीज. यहां पे देख के लिखो कि मैं किस कॉलम में क्या लिख रहा हूं. तो यहां पे लिखो कॉलम नंबर 2 में हम लोग हेडिंग देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम. कैन यू टेल मी हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स? मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 1, आई एम प्लेसिंग ऑर्डर फॉर हाउ मेनी यूनिट्स एट अ टाइम. I hope you understand this language. I am placing order for how many units at a time. Option number 1 में 6,000. तो बोलो how many orders I have to place? 4. चलो नेक्स्ट में बोलो.
3000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हाउ मेनी ऑर्डर्स? 8. नेक्स्ट में बोलूं 10, नेक्स्ट में बोलूं 16, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 60 और लास्ट में 120. Now see whether you understand. Do you agree? Number of orders का formula is number of orders per annum का formula. Do you agree? Is A by Q. A का वैल्यू कितना है हमारे एग्जाम्पल में? अब Q तो कुछ भी हो सकता है. 6000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, 8000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है. 24,000 ऑप्शन है, उसमें से मैंने 9 लिए हैं. चलो नाउ विच कॉस्ट, आई रिपीट, विच कॉस्ट इज रिलेटेड और एसोसिएटेड विथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स. विच कॉस्ट, बाय द वे अभी तक हम लोगों ने 3 कॉस्ट के बारे में बात किया है. नंबर 1 इज परचेज कॉस्ट, नंबर 2 इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड नंबर 3 इज कैरिंग कॉस्ट. तो कोई मुझे बताएगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स से कौन सा कॉस्ट रिलेटेड है? ऑर्डरिंग कॉस्ट. और मेरे एग्जांपल में हाउ मच इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर? 600. and I had made one assumption, if you remember. What is that assumption? 600 remains constant. मतलब तुम 4 ऑर्डर प्लेस करो, 8 ऑर्डर प्लेस करो, 10 प्लेस करो, 120 करो, 200 करो या 1 ऑर्डर प्लेस करो, 600 रुपया 1 ऑर्डर का तुमको इनकर करना पड़ेगा. सो माय नेक्स्ट हेडिंग इज, प्लीज लाइंस देख के लिखो क्योंकि वो लाइन जो मैं छोड़ रहा हूं वो मेरे को चाहिए. इसको हम बुलाएंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम. और ये जो कॉलम है वो रुपीज में है ऑफ कोर्स. ओके, अब मुझे कोई बताएगा कि फर्स्ट सिचुएशन में हाउ मेनी ऑर्डर्स आई एम प्लेसिंग? 4. तो 4 ऑर्डर्स हम लोग प्लेस कर रहे हैं इनटू हाउ मच इज पर ऑर्डर? 600. तो बोलो 4 इंटू 600 कितना होता है? 2400. इज दिस ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम? अरे पूरे साल में 4 ऑर्डर है ना, तो 4 इंटू 600 बोलो कितना आता है? 2400. चलो नेक्स्ट. एट इंटू 600 4,800. चलो नेक्स्ट फास्ट बोलो. 10 इंटू 600 6,000. नेक्स्ट 16 इंटू 600 9,600. 20 into 600 12,000. Okay. 24 into 600 14,400. 30 into 600 18,000. 60 into 600 36,000. Next 72,000. Okay, now listen very carefully. Observation karo. What is observation? Column number 1 and column number 3. अच्छा, before I go for observation, can I say कि मेरा column number 3 जो है, ये जो मैंने column number 3 ये कैलकुलेट कैसे किया? इसमें मैंने column number 2 into ₹600 किया है. Yes or no? What is column number 1? Order size. Okay. Can you tell me what is column number 3? Total ordering cost per annum. Yes or no? Total ordering cost per annum. Carefully do observation. 6,000, 3,000, 1,500, 1,200. जैसे जैसे ऑर्डर साइज कम हो रहा है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कीप्स ऑन increasing. Why? Because if you order lesser quantity at a time, more frequently you have to place order. छोटे छोटे क्वांटिटी में बाय करोगे तो ज्यादा टाइम जाना पड़ेगा ना बाय करने के लिए. तो लेसर यू बाय,
more will be the number of orders, more frequently you have to place the orders, that means ordering cost बढ़ेगा, वो पूरा प्रोसीजर तुमको ज्यादा करना पड़ेगा, because I told you every time you place the order, every time you purchase raw material, you have to follow that procedure. तो हर बार 600 करना पड़ेगा. 6000 में you are placing how many orders? 4. लेकिन 200, if your order size is 200, तो 120 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे. However, अभी नीचे से ऊपर देखो, if my order size keeps on increasing, ordering cost keeps on, या ordering cost decreases. Why? Because अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी बाय करूंगा, less frequently ऑर्डर पे करना पड़ेगा. 6000 मतलब क्या? 6000 मतलब बोल, हम लोग ने कैलकुलेट भी किया है. 6000 मतलब हम लोग साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं? 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुन के आंसर देना. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच आई विल प्लेस द ऑर्डर? फ्रीक्वेंसी मतलब समझता है? फ्रीक्वेंसी मतलब आफ्टर एवरी हाउ मेनी मंथ्स आई विल प्लेस द ऑर्डर? 3 months. मतलब कहने से 6000 इज क्वार्टरली रिक्वायरमेंट. 6000 क्वार्टरली रिक्वायरमेंट है. एक क्वार्टर में 6000 खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वार्टर में 6000 एंड लाइकवाइज 2 और क्वार्टर में 6000. तो 6000 इज क्वार्टरली रिक्वायरमेंट. तो 4 बार हमको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. Yes or no? Now, listen very carefully. Total ordering cost का formula. Do you agree with this formula जो अभी मैं लिखने वाला हूँ? Please, अगर एग्री करते हो तो ही लिखना. Can I say total ordering cost is A by Q into S? What is A by Q? Number of orders. What is S? Ordering cost per order. तो A by Q मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर्स देगा, मल्टीप्लाइड बाय S इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मिलेगा. इधर तक स्टोरी समझ में आया? तुमको ब्रेक चाहिए कि हम आगे बढ़े? ठीक है, कैरिंग कॉस्ट हम लोग ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे. नाउ बिकॉज लेक्चर स्टार्टेड लेट, ब्रेक इज ओनली फॉर 7 minutes. ठीक है, 10. हम लोग डिबेट करते ही नहीं.